चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बजने से पहले 3 मिनट पहले हम अवेलेबल हैं आपके पास। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेंट्रल टेंडेंसी उठा रहा हूँ। अब सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन दो टॉपिक हैं, इसके 2 यूनिट्स हैं अलग अलग। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर मार्किंग लगानी है, ये कितने नंबर का आ सकता है। खाली सेंट्रल टेंडेंसी 3 से 4 नंबर, कभी 3 नंबर में आता है, कभी 4 में आता है, और कभी 2 में भी आ जाता है। मतलब 3 से 4 नंबर की इसकी एवरेज है। टॉपिक लिखो इसके कौन कौन से आपको पता होने चाहिए। मीन, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स हैं। आपको जो पेपर की प्रिपरेशन करेंगे, आप मेन का अलग से फॉर्मूला लिखेंगे अपने आप। मतलब तरीका ये पकड़ के चलो कि आपको पता होने चाहिए, इससे यार लर्न होंगे बच्चों। अगर आप फॉर्मेट नहीं पता लगोगे ना कि मेरे को क्या करना है, तब तक नहीं पता लगेगा। अब जैसे मीन है, इंडिविजुअल सीरीज समेशन एक्स अपॉन में एन। डिस्क्रिट, अब कई बच्चे 20 से भी कम थे, उनके लिए बहुत काम आएंगे ऐसे ऐसे चैप्टर। डिस्क्रिट समेशन एफ। कॉन्टिन्यूस एफ एम अपॉन में कंबाइंड मीन। तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, आपने लिखने हैं ऐसे ही। N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 N1 प्लस N2। आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ये सारे फॉर्मूले फिर। बस चैप्टर हो जाएगा, 20 मिनट में चैप्टर तैयार कर सकते हो आप रिवाइज करते वक्त, क्योंकि एक दिन होगा, एक दिन में कैसे करोगे 18 चैप्टर, ऐसे ही करोगे तब। क्लियर। ये आपके पास मीन के। मीन में 2 फॉर्मूले एक और होते हैं, एक शॉर्टकट, एक स्टेप डेविएशन। जब स्टेप डेविएशन आएगा तो इंटू सी होगा, शॉर्टकट होगा तो ए प्लस समीशन एफ टी, अब उनमें समीशन एफ। और स्टेप डेविएशन होगा तो ए प्लस समीशन एफ टी अपॉन में समीशन एफ इंटू सी। बस हो गया मीन। दूसरा, मीन की प्रॉपर्टीज देखते हैं फटाफट आपके सामने। और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, 1 2 क्वेश्चन ट्राई करके देखना है तो कर लेना बस। और मीन में कोई भी सीरीज बराबर सीरीज इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, ऐसे ही बना सकते हो आप मीन को सीधा। मिसिंग वाला, मीन में छोटा मोटा मिसिंग होगा तो नेचुरल सी बात है, आप 2 इक्वेशंस बना लोगे। इसका सम आपके सामने सपोज 100 दिया हुआ है, इसको x1 मानोगे, इसको x2। इसका सम रख लोगे 1 के बराबर और एक फॉर्मूले में रख लोगे। दोनों को सॉल्व करके आप जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती थी उससे करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज, मीन में से कुछ भी घटा लो। मीन अगर सेम होगा तो आपके पास, अगर सारी सीरीज 60 है तो मीन भी 60 होगा। मान लो 60 60 60 5 बार आ जाए तो भी एवरेज उसका 60 होगा। 70 70 70 आ जाए तो भी उसका 60 होगा। मीन में से अगर एक्स में से एक्स बार माइनस करोगे तो उसका सम हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 60 50 70 इनका मीन ले लिया, उसमें से अगर मीन माइनस करूंगा तो उसका सम जो आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद मीन, अगर आप मान लीजिए कुछ भी पूरी सीरीज में प्लस करते हैं तो मीन में भी उतना ही प्लस हो जाता है। कुछ भी पूरी सीरीज में माइनस करते हैं तो मीन में से भी उतना ही माइनस हो जाता है। अगर पूरी सीरीज को डिवाइड करते हैं तो मीन भी उतने से ही डिवाइड हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। इसको आपने करके देखना है क्वेश्चन। मतलब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। आ जाओ मीडियन। मीडियन की भी 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रिट, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर n+1 चलता है बाय 2। डिस्क्रिट में भी n+1 टीएथ आइटम जहां भी लाई कर रही होगी, n/2 सॉरी, जहां भी लाई कर रही होगी उसका, जिस भी सीएफ में ये लाई करेगी उसके सामने वाला x क्या होगा, मीडियन होगा। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, L1 + n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू आई। इसके शॉर्टकट्स भी मैंने बताया हुआ है, जिसको ज्यादा लगता है वो शॉर्टकट सुन सकता है। नेक्स्ट, इसमें और कुछ पढ़ने वाला मीडियन में ऐसा कुछ है ही नहीं। मीडियन में मिसिंग आता है तो भी ऑब्वियस आप अंदाजा, मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ। अब यहाँ मिसिंग है, 23 मार्क्स है, 100% है ये 20 से 30 में ही लाई करेगा। क्योंकि 20 से ऊपर है तो ऑब्वियस है। जब भी कोई चीज दी होती है ना, मीडियन निकालते हो, मीन निकालते हो या मोड निकालते हो, वो इसी सीरीज का निकलता है। एफ का कभी नहीं निकलता। याद रखना, एफ का कभी नहीं निकलता। एफ तो फ्रीक्वेंसी है, वो रिपीट कितनी बार हो रहा है, हमेशा किसका निकलेगा, एक्स का ही निकलेगा। वो एक्स में ही लाई कर रहा होगा तो 20 से 30 में ही लाई कर रहा होगा, तो इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। उसके बाद आप चलते हो मीडियन की प्रॉपर्टीज। देखो, ये इक्वेशन आप कितनी बार पढ़ चुके हो, y = a + bx, सब में पढ़ चुके हो। अब अगर एक मीडियन दिया हो तो दूसरा मीडियन भी आप निकाल सकते हो, इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरा मीडियन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 15 दिया हुआ है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कहना कहीं सॉल्व करके बैठ जाओ इसको। अब इसमें मान लो मेरे को एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी, दूसरे की वैल्यू मीडियन ही होगी उसकी। तो इक्वेशन में पुट करना होता है, मीन दिया हो एक का, दूसरे की वैल्यू मीन निकाल सकते हो। मतलब ये सेम चीजें हैं बच्चों, इसमें कोई ज्यादा पंगे में पढ़ने वाली बात
नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टाइल के फॉर्मूले, जहां n+1/2 कर रहे थे, यहां पर काट के क्वार्टाइल होगा तो n+1/4, डिसाइल होगा तो n+1/10, परसेंटाइल होगा तो n+1/100। बस। वहां उसके बाद अगर डिस्क्रिट करते थे तो n/2 करते थे, यहाँ n/4, वहां n/10 और n/100। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं सर D6 आ गया पूछने, तो × 6। डिसाइल है ना, डिवाइड बाय 10 हो रहा है तो × 6। P50 आ गया तो × 50। बस। जो पूछ रखा है उसको इंटू में डाल दो। अब Q3 आ गया तो फॉर्मूला तो वही है, n/4 × 3। बस। अगर इंडिविजुअल है तो +1 डाल देंगे, डिस्क्रीट है तो +1 हटा देंगे, बस और कुछ ही नहीं। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो जो आपके काम आने वाले हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन बन जाता है। मोड का फॉर्मूला तुम्हें सिंपल पता है, L1 + 2F1 - F0, F1 सॉरी F1 - F0 2F1 - F0 -F2 × C। एक ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तुमने समझ के चलना है। अब आ जाओ जीएम में। जीएम का फॉर्मूला nth रूट होता है। जीएम में सिंपल होता है, अगर ये जिसका जीएम निकालना है तो 3, 6, 12 nth रूट। बस। जितने दिए हो उसका nth रूट। एफ और एक्स हो तो एक्स की पावर एफ, और उसका सबका समीशन यहाँ आ जाए। बस। तो ये सब चलता है। हार्मोनिक मीन, अब कई बच्चे हार्मोनिक मीन ना गो बाय चॉइस से कर रहे हैं, जो आपके टेक्स्ट मन में दिया होगा, ठीक है, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। फॉर्मूले के बिना उड़ोगे नहीं तो पक्का पेपर में, क्योंकि फॉर्मूला, अब जैसे स्पीड और डिस्टेंस में हार्मोनिक मीन लगता है, बट तुम सबसे एक गलती होती है, स्पीड और डिस्टेंस के साथ अगर कोई कवरेज दे दी जाए तुम समझ नहीं पाओगे वो एफ है। तो वहां पर पता होना चाहिए, तो इसलिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है। हार्मोनिक मीन सिंपल है, n अपॉन में समीशन 1/x। इसके साथ साथ अगर ये वाला हो तो समीशन f/में समीशन f/x। बस। कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूले याद ना हो, डिस्क्रिट के जरूर याद होने चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप इनका एम बड़ा होता है, बराबर डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव नंबर है, तो नेचुरल सी बात है हमेशा ये होगा। बस। अब एक क्वेश्चन और है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो यहां से इंपॉर्टेंट चले आ रहे हैं। अब जब एम और एच एम दिए हो तो जीएम कैसे निकलता है, AM × HM = जीएम का स्क्वायर। पर ये सिर्फ दो में ही चलेगा, तीन में नहीं चल सकता। किस में चलेगा, दो में ही। तो मैंने आपको देखो कितने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बता दिए, मतलब इस चैप्टर में ये पढ़ना है बस, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त है। बस। अब देखो दो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, जीएम निकाल सकते हो। बस। और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। दैट्स ऑल। चलिए बच्चों, अब डिस्पर्शन की बात करते हैं। अब तुम्हारे सामने डिस्पर्शन है सेंट्रल टेंडेंसी की तरह, ये भी कितने मार्क्स का, मैक्सिमम 3 से 4। टोटल 5 से 6 के भी हैं, कई बार 7 के भी, 8 के भी आ जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी बात नहीं है। और पेपर में 5 6 चैप्टर सारे हैं स्टार्ट में, जो कहीं ना कहीं साथ, तो कहीं ना कहीं इसमें से किसी में बैठे थोड़ी बहुत पढ़ भी जाती है। अब इसके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखो, कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन डेविएशन लेस इंपॉर्टेंट है, क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद एसटी और रेंज। अब तो मेरे लिए रेंज का क्वेश्चन कई बार नहीं आता, अरे क्यों नहीं आता, L - S रेंज कोफिशिएंट क्या होगा, L - S L + S × 100। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेंज का। मीन डेविएशन में जो भी दिया हो एक्स माइनस, अगर मीन से कर रहे हो तो मीन, मीडियन कर रहे हो तो मीडियन, और मॉडल क्लास प्लस माइनस इग्नोर, और अपॉन में एन। और अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी तो समीशन लगा दोगे एफ के साथ, x - M अपॉन में समीशन एफ। एम का मतलब मीडियन लिया मैंने, मीन लिया यहाँ पर, तुम अगर भूल जाओ तो मीन ये। उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूस होगी तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ये वो एम माइनस हो जाएगा, मिड वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। क्वार्टल डेविएशन, इसका फॉर्मूला जरूर करना है, Q3 - Q1/2। अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है, Q1 माइनस का ही नीचे, प्लस का × 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें एस टी,
जिसमें से फाइनल है। एसडी का पेपर में क्वेश्चन डलेगा ही डलेगा। तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों सर? पक्का है यार बच्चों, कुछ भी डाले एसडी से रिलेटेड जरूर डालेगा, एसडी के बिना स्टैट नहीं खड़ा हो सकता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एसडी का, कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो कंबाइंड एसडी का आ जाए और चाहे एसडी का सिंपल क्वेश्चन पूछ ले। कंबाइंड आ जाए तो N1 ऑब्वियस एस्टिमेशन 1 का स्क्वायर, ये 1 नीचे था बच्चों गलती से लग गया। N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, N1 D1 का स्क्वायर, N2 D2 का स्क्वायर। सब में स्क्वायर तो है ही है, भूले की दिक्कत ही नहीं है। N1 प्लस N2, और जब भी एसडी निकालते हैं रूट भी होता है, ये भी याद रखना। चाहे कोई सा फॉर्मूला एसडी में रूट हर एक में लगता है, बिना रूट के एसडी का कोई फॉर्मूला नहीं है। वेरिएंस उसका स्क्वायर होता है, मतलब रूट हट जाता है, बस बात खत्म। तो ये सारे फॉर्मूले वेरिएंस से ड्राइव हुए, इसलिए एसडी में हर फॉर्मूले में रूट तो लगेगा ही लगेगा, इसके चक्कर में पड़ने वाली बात है ही नहीं। इसके बाद एसडी का नॉर्मल फॉर्मूला समीशन एक्स माइनस एक्स बार। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने कल रात को भी लिखा था, मैं अब भी लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं समीशन एक्स का स्क्वायर। एसडी में ना कई बार क्या होता है, एक फिगर माइनस कर उड़ा दी है, दूसरी लेनी है, तो इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा और किसी फॉर्मूले से सॉल्व भी नहीं होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में एसडी में यहाँ ये फंसते हैं आके, एसडी में ये इंपॉर्टेंट टर्म है सबसे ज्यादा। उसके बाद आ जाओ आपके पास इसमें, देखो ये चारों चीजें पता होनी चाहिए बस। किसका कोफिशिएंट, वेरिएशन, वेरिएशन में सबसे बड़ा फॉर्मूला, वेरिएशन का फॉर्मूला तो बच्चों को पता ही नहीं था लास्ट लेक्चर में, पता नहीं क्या किया क्या नहीं। मेरे को लगता है टेस्ट देने आए थे कि घूमने आए थे सब बच्चे। आधे बच्चों को टेस्ट में अभी सामने लेके बैठा हूं मैं, अगर दिखाने लग जाऊँ ना तो सच में मुझे ना हैरानगी हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। मतलब ये काम कर रखे है तुम सब ने। मैंने अभी पढ़ रहा था टेस्ट ताकि मैं बता सकूं कि क्या क्या गलतियां करी है, पर फिर मैंने कहा नहीं, बंद ही कर यार, मैं भड़क उठूंगा फ्री में। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एस टी बाई मीन टू 100, वेरी इंपॉर्टेंट। कि मीन डेविएशन निकालना हो तो मीन डेविएशन अपॉन में, मीन हो तो मीन, मीडियन हो तो मीडियन, और मोड हो तो मोड। कोफिशिएंट बता चुका हूँ, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू 100। दर्शक मुंजाल, पहले बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, तुम लोग तुम बहुत पीछे जाते हो यार। ये फॉर्मूले तो सिंपल है, ये तो हमने इतनी बार कर ली है। जिसने स्टैट और रीजनिंग करी है वो 60 कवर कर लेता है यार, तुम पता नहीं कर क्या रहे हो। टीवीएम किया वो तो कवर कर लेता है, मैथ नहीं आता तब भी मारो गोली। नेक्स्ट, रेंज मैंने तुम्हें बता दिया, एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं कल रात को भी लिख रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज ऑफ एक्स दिया है, रेंज ऑफ वाई निकालना है। मीन डेविएशन ऑफ एक्स दिया है, मीन डेविएशन ऑफ वाई निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है। एक मार्क्स में पक्का डलती है, एक मार्क्स में, मजबूरी है उसकी। और अगर इसके लिए हमेशा बी प्लस माइनस इग्नोर को यूज करते हैं, ए को यूज नहीं करते, याद रखना। जैसे ये टर्म यूज होगी ये भूल जाएंगे, बस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके रेंज ऑफ वाई आएगा। मेन डिवीजन पूछा हो तो इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके, अगर एसी के साथ एसडी पूछा हो तो इसी को, और एसडी पूछ लिया जाए वेरिएंस पूछा हो तो उसका स्क्वायर कर दोगे, वेरिएंस निकल जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है और टर्म्स में, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट एसडी का ये वाला फॉर्मूला, एफ हो तो एफ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बस। और कोफिशिएंट ये रहा, बस हो तो गया चैप्टर। इसमें और करने वाला है ही क्या जो तुम परेशान हो रहे हो इस चैप्टर के अंदर। एक ये वाला फॉर्मूला है इसमें, दो 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 सम का एसडी हमेशा क्या होता है, दो नंबर्स का एसडी हमेशा क्या होता है, a-b/2। बस प्लस माइनस इग्नोर होता है। मान लो 4 और 6 का एसडी निकालने के लिए क्या रखा है, तो 4-6/2 कितना होगा, 1 होगा एसडी, बस बात खत्म। प्लस माइनस भूल जाओ, -2 -1 कुछ नहीं आएगा, बस सीधा 1 आएगा, इसलिए कहा प्लस माइनस इग्नोर। दो नंबर्स का एसडी। नेचुरल नंबर्स का एसडी क्या होता है, n² - 1/12, इंपॉर्टेंट है। एसडी पे फोकस करके चलोगे इस चैप्टर में, एसडी पे, क्वार्टाइल पे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन डलेगा ही डलेगा यार, ना डलने का मतलब ही नहीं है। हम थोड़ी है सी इंस्टीट्यूट में पेपर बनाने वाला, चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकता ना, सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टॉपिक भी नहीं छोड़ सकता वो। तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलना है, एक ये वाला फॉर्मूला। जिनको ये फॉर्मूला मुश्किल लगता है, कम से कम एटलीस्ट ये जरूर कर लेंगे, ये तुम्हें पता हो कि है क्या। अगर फिगर्स दी हुई तो काम चला लोगे तुम, पूरा सॉल्व करना ना भी आता हो तो भी चल जाएगा। देखो मैं लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसे लिख रहा हूँ, समीशन एफ डी। कभी भी हमेशा स्टैट का कोई भी फॉर्मूला होगा ना, पहले स्क्वायर होगा, उसके बाद उसका होल स्क्वायर होगा। अगर तुम्हें समीशन एफ डी याद आ रहा है ना, तो ये बात याद रखना, होल स्क्वायर बाद में ही होगा। मैं तुम्हें हर स्टैट के फॉर्मूले का लॉजिक बता रहा हूँ, हर स्टैट के फॉर्मूले में पहले स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर बाद में होता है, इनटू सी बाहर होता है, बस बन गया फॉर्मूला एस टी का। अब तुम्हें दिक्कत क्या है, अगर फिगर्स दियो, समीशन एफ डी दिया हो, ये दिया हो, चला लोगे काम अब। इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसकी एस डी की ऑब्जर्वेशन, अब देखो एस डी की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, अगर
सारे वेरिएबल कांस्टेंट है तो एस डी जीरो होता है, ना कि वन होता है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सारे वेरिएबल सिक्स 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 है तो मीन भी सिक्स होगा, पर एस डी हमेशा जीरो होगा। उसका एस डी हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। एस डी इज अनअफेक्टेड चेंज ऑफ अरीजन, बट ऑब्वियस है ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। अगर कुछ माइनस कर दोगे एसटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे या कुछ डिवाइड करोगे तो एसडी पे फर्क आएगा। तो एसडी पे क्या आएगा? फर्क आएगा। कंबाइंड एसडी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इस चैप्टर में और क्या तुम्हारे लिए खास है? ये देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी इक्वेशन में पुट करके डालना है बस, और कुछ नहीं है। ये करेक्ट इनकरेक्ट वाला एक करके देख लेना, कुछ भेजे में चला जाएगा। अगर पेपर पे लक लग गया तो चल जाएगा, निकाल लोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल पाओगे। कंबाइंड एसटी अभी बता दिया ऊपर, इंपॉर्टेंट था। ये लेफ्ट आउट वाला, वही ऊपर वाला है, एक करके देख लेना बस। लेफ्ट आउट करके देख लेना, चाहे चेंज करके देख लेना, एक करके अपने दिमाग में सेटल कर लेना क्वेश्चन। उससे तुम कर पाओगे। जो बच्चों को लगता है ना मेरे 20 से भी कम नंबर थे, वो कुछ कुछ कर लो सिलेक्टेड चीजें, कम से कम वहां तो कवरेज पूरी होगी तुम्हारी। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है, लोअर क्लास बाउंड्री वाला छोड़ देना। मतलब अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अगर पहले किया हुआ है तो कर लेना, बस नहीं किया हुआ तो छोड़ो। क्योंकि इस टाइम टाइम नहीं है, तुम इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करोगे। और जब दो दिए हों, देखो वर्कर से कौन सा, ये देखो ऐसा, इस क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल है तो जिसका ऑब्वियस है आपको एस्टिक वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये देखो यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है वेरिएंस, जिसका ये 32.5 और ये कितना आ रहा है? 5.5। जो आपके पास जितना परसेंटेज में कम होता है उतना वो ऑब्वियस है आपके पास वो कंसिस्टेंट होता है, और जितना जो परसेंटेज में ज्यादा होता है उतना वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई 40% है तो वो वेरिएबल ज्यादा है और ये कंसिस्टेंट है। और अगर पूछा जाए इनमें से कंसिस्टेंट कौन सा है, बी कंसिस्टेंट है। और ए क्या है? ऑब्वियस है वेरिएबल है। याद रखना, मोर कंसिस्टेंट पूछा हो तो ऑब्वियस आंसर बी आता है, मोर वेरिएबल पूछा हो तो आंसर ये आएगा। बस इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एसडी की थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लोगे जितना आपको लगे, जो जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है बस, और इसमें ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है एसडी में। बस इस चैप्टर में हो सकता है, और कुछ नहीं है हमारे पास। बस यही चीजें करनी है एसडी के अंदर तुमने। आ जाओ बच्चों, अब ये वाला चैप्टर, छः छः नंबर कंफर्म्ड है कॉरिलेशन रिग्रेशन में से। तीन इसमें से, तीन इसमें से, ये आपके पास आएंगे आएंगे। कोरिलेशन को करने से पहले एक बार एक चीज याद रखना, हमेशा आपको उसका आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिस बच्चे को ये नहीं पता ना, समीशन एक्स वाई, वो कभी कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। ये वाला फॉर्मूला, अगर एक्स और वाई की जगह यू आ जाए तो यू और वी हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है कोरिलेशन में, एक्स और वाई की जगह यू और वी हो जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोरिलेशन में एक और फॉर्मूला भी है। ये देखो, दोनों फॉर्मूले कोरिलेशन के वेरी इंपॉर्टेंट है, सबने ध्यान रख के चल रहे। बाई वेरिएट थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ज्यादा इतना कोई नहीं। अब ये कई बच्चे कहते हैं सर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में एक क्वेश्चन कोरिलेशन का जरूर डालेगा वो। कोरिलेशन से थ्योरी डालने की कोशिश करता है वो, कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। वो मैंने पिछली बार भी डाला था, प्राइस और डिमांड। किसी को पता हो तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो, प्राइस और डिमांड का। आप मतलब पेपर सेटअप करने का तरीका होता है बच्चों। मैं अपनी मर्जी से पेपर सेटअप नहीं कर सकता, कोई भी टीचर अपनी मर्जी से पेपर सेटअप नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ कहाँ डाला है मैंने, प्राइस और डिमांड का कैसा कोरिलेशन है। शायद लास्ट अटेम्प्ट में ही डाला है तुम्हारे क्वेश्चन टेस्ट में, तब भी बच्चे कहीं गलत करके आए हैं। कोरिलेशन के लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन दिखाता हूँ कौन कौन से डाले थे मैंने। जब देखो, आपको कोवेरियंस नंबर ऑफ वेरिएट फॉर टू गिवन सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इक्वल आएगा अनइक्वल आएगा, 50th क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने। प्रोबेबल एरर का 51 क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने कोरिलेशन का। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन में से उठाया हुआ है। उसके बाद
अब प्रोबेबल एरर ही नहीं निकला, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला नहीं आता तो बच्चों को बताओ भी कर क्या रहे हैं। इतना आसान था प्रोबेबल एरर। मतलब आप पहले ना कवर अप करने की कोशिश कीजिए कि मुझे दोनों से चैप्टर आते हैं उसका क्या क्या आता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बताता हूँ और कहाँ से डाला हुआ है कोरिलेशन रिग्रेशन का। ढूंढना एक दो क्वेश्चन और होंगे। स्टैंडर्ड एरर डाला हुआ तो चलो है नहीं, कोरिलेशन रिग्रेशन का नहीं है। वैसे स्टैंडर्ड एरर भी शायद मेरे ख्याल से वही होगा। स्टैंडर्ड एरर इसी चैप्टर में मेरे ख्याल से, मैं देख देता हूँ अभी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपने करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब ये देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई, ये वाला आर वाला फॉर्मूला दिखाता हूँ कौन सा है। ये ये आर का फॉर्मूला आ गया। अब ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आर का, कोवेरियंस का है ये। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये देखो ये दोनों वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेना। कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई अपॉन में ये वाला फॉर्मूला कोवेरियंस का था, और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो, समीशन एक्स वाई अपॉन में एन माइनस एक्स बार और वाई बार। ये ये वाला फॉर्मूला, ये जरूर पढ़ना है। कोवेरियंस इंपॉर्टेंट है, कोवेरियंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, किसी ना किसी तरीके से घुमा के बनाएगा जरूर। कोवेरियंस में से कोरिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। बाकी इसके बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं। कहीं सोचो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने बैठ जाओ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की जरूरत नहीं है। ये रॉन्गली टेकन वाला क्वेश्चन एक ट्राई करके देख लेना, इंपॉर्टेंट है बस, ज्यादा नहीं। मैं सारे करने बैठ जाऊँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ बुक के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात। मैं जितना आईसीआई को जानता हूँ, मैं जानता हूँ आईसीआई अपनी बुक से बाहर नहीं जाता। स्कैनर कभी वो फॉलो नहीं करता, पेपर बनाने वाला स्कैनर कभी फॉलो नहीं करता। ठीक है उसके क्वेश्चन स्कैनर में इसलिए सेम हो जाते हैं, तुम्हें लगता है कि स्कैनर में से क्वेश्चन आ गया। स्कैनर तो 50 आते हैं मार्केट में यार, 50 खरीद के लाएगा क्या? वो कभी नहीं लाएगा, वो अपनी बुक फॉलो करेगा। पेपर बनाते वक्त वो बुक के ऊपर फोकस ज्यादा करता है, तो इसलिए आपके बुक के क्वेश्चन हाथ से वो होने चाहिए। आपको स्कैनर का एक क्वेश्चन आता हो तब भी काम चल जाता है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, कहीं सोचो स्कैनर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। स्कैनर प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, स्कैनर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट होता। और मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि मॉक टेस्ट पे भी वो जो डाल रहे होते हैं ना, वो सेम सेम चेप के डालते हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ मॉक टेस्ट कहीं सेम भी डले हुए हैं। तो ये जरूरी नहीं होता, पेपर बनाने वाला बुक जरूर फॉलो करेगा, बुक को नहीं छोड़ेगा कभी भी। इसलिए सेट ए सेट बी सेट सी के अगर कोई क्वेश्चन थ्योरी का भी दिख रहा है ना, कोई इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो उसको मार्क करके चलना। उसके बाद इसमें, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, जब साइन चेंज होता है, इतना इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन में, ये पढ़ने वाला ही है, एक नंबर पक्का बनता है इसमें से। मैंने बार बार दिखाया, ये क्वेश्चन आया और कई बार दिखाया, स्कैनर में से हजारों क्वेश्चन दिखाए हैं मैंने इसके। और ये इसीलिए बोल रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हर बच्चे को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, हर बच्चे को। और जहां रैंक मैच हो जाते हैं वहां भी इसका फॉर्मूला बन जाता है 1 - 6 समीशन डी का स्क्वायर। और आधे बच्चों तो ये फॉर्मूला ही भूल जाता है, ब्रैकेट यहाँ लगती है, एम की क्यूब माइनस एम। इसको एक बार हाथ से प्रैक्टिस करोगे, तुम क्या करते हो उसको ही प्रैक्टिस नहीं करते जो तुम्हारे पास है अवेलेबल। और एन माइनस, इससे ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने रात को भी लिखा था, रैंक कोरिलेशन के साथ साथ एक कॉन्करेंट डेविएशन चलता है, इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। कोरिलेशन में कॉन्करेंट डेविएशन का बहुत बड़ा रोल है। ये इसमें एम निकालना दे देता है, कई बार एन निकालना दे देता है, दोनों में डिफरेंस है। एम क्या होगा, n - 1 होगा, तो इसका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद रिग्रेशन में आ जाओ, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। अब इसकी इक्वेशन बनानी तुम्हें सबको आती है। अगर बी वाई एक्स होगा और बी एक्स वाई होगा, जो नीचे है उसको नीचे ले लेंगे। अगर एक्स लास्ट में है तो एक्स नीचे, वाई लास्ट में है तो वाई नीचे। कई चीजें मैंने आपको हिंट में बहुत बता रखी हैं कि जिससे आपका फॉर्मूला ड्राइव करना बहुत इजी है बच्चों। ये देखो, जिसने मेरे लेक्चर्स भी लगाए होंगे ना 20 नंबर, तो वो तब भी ले जाएगा, लेक्चर लेक्चर के बल पे ही। उसके बाद इसमें ए निकालने का फॉर्मूला, एक्स ऑन वाई हो तो भी बता रखा है, एक्स ऑन वाई, ए ए निकालना है, एक्स बार बी वाई बार, सीधा सीधा चलता है, एक्स वाई एक्स बार बी वाई बार। यहाँ ए निकालने का तरीका, वाई वाई ऑन एक्स में वाई बार बी एक्स बार। अब कई बच्चे सोचते हैं सारे फॉर्मूले कर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो जो यहाँ से क्वेश्चन निकलने के चांस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मीन दिया हो, एसडी दिया हो और कोरिलेशन, सबसे ज्यादा चांस है इसके। और एक आर वाला फॉर्मूला, जो आर का फॉर्मूला है समीशन डी एक्स डी वाई वाला,
आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये भी चल जाता है, और एक ये भी दिया हुआ है, एन इंटू समीशन डी एक्स डी वाई और माइनस समीशन डी एक्स। अगर समीशन डी एक्स और डी वाई जीरो हो तो ऑब्वियस है, या मीन ले रखा हो तो वो जीरो होते हैं। मीन में हमेशा जीरो होते हैं, ये बात याद रखना। एन इंटू समीशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, फिर फॉर्मूला बताता हूँ क्या बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका अगर आर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, एन इंटू समीशन डी एक्स डी वाई, अगर जीरो हो तो बस ये बन जाएगा। ये देखो, इसको खत्म भी कर सकते हो, एन बाहर भी आ सकता है, सिंगल भी एन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मर्जी कर सकते हो, तो ऐसे रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी सेम आएगा। इंपॉर्टेंट था, रिग्रेशन किसका बनता है, एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स, सेल्स ऑन एक्सपेंडिचर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट ऑफ रीजन, शिफ्ट ऑफ स्केल, कोरिलेशन में शिफ्ट ऑफ रीजन शिफ्ट ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसमें भी पड़ता है या नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाओ। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपको पता होने चाहिए। ये वाले फॉर्मूले करने में चक्कर में उलझना मत। अगर पी वाई एक्स है तो ऑब्वियस क्यू बाई पी होगा। क्यू मतलब वाई के लिए, और एक्स नीचे, एक्स हमेशा नीचे होगा तो पी होगा। और बी एक्स वाई है तो ऑब्वियस क्या कर लोगे, पी बाई क्यू कर लोगे। और ऑब्वियस है बी यू भी। सीधा सीधा फंडे है, ज्यादा चक्कर में पड़ने वाली जरूरत ही नहीं है। ये वाला मैंने रात को ही बताया था आपको, बता लिखा भी था, ये इंपॉर्टेंट है। डीएक्स वाई, और एक ये भी लिखा था, ये एक माइनस का तो दूसरा भी माइनस का होना चाहिए, और आर भी माइनस का होगा। कभी एक माइनस बी एक्स वाई हो, ये माइनस है और ये प्लस, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोथ आर पॉजिटिव, ये देखो बोथ आर नेगेटिव, तो आर भी नेगेटिव और वही भी नेगेटिव होगा। और अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने से आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। इस एक क्वेश्चन से एक्स और वाई की इक्वेशन निकालना है, तो इससे एक से ही कई क्वेश्चन कर लोगे। अगर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो मीन होता है। आइडेंटिफाई करनी तुम्हें आती है, एक को बी एक्स वाई मान लो, एक बी वाई एक्स मान लो। आर अगर -1 या 1 के बीच में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इक्वेशन बदल के देख लोगे। और ये वाला देखो, मतलब लॉजिकली करके देखोगे, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई, मतलब जितना लॉजिकली अपने आप को सेटल करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा चलोगे। प्रोबेबल एरर देखो, यही दिया था स्टैंडर्ड एरर, ये देखो पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी दिया था। मैं गिनती करके निकाल सकता हूँ, बच्चों को क्वेश्चन आ सकते थे, बट वही बात है, बस और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। दैट्स ऑल इस चैप्टर में से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में बोला है फिर भी बोल दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आधो को ये नहीं आती होती भाई, फिर तुम पेपर कहाँ से करोगे। वन माइनस आर्कस के, और आर्कस के और एक्सप्लेंड होता है, वन माइनस आर्कस के नॉन एक्सप्लेंड होता है, तो ये को डालता है। मैंने तुम्हें 10 तरह के क्वेश्चन बता दिया, अब 10 तरह के क्वेश्चन में से चार तो डल ही जाएंगे ना, तो अपने आप काम हो गया 5 से 6 नंबर का। हाँ जी। अब इंडेक्स नंबर कितने नंबर का है, 7 से 8 नंबर का, सबको पता है 7 से 8 नंबर का। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसमें है क्या क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए P01 क्या होता है, P10 क्या होता है, Q01 क्या होता है, और Q10 क्या होता है। ऑब्वियस है, कौन सा 0 on 1 है, कौन सा 1 on 0 है। P01 1 on 0, मतलब बेस किसको लिया गया है, 0 को, और 1 को निकाला जा रहा है। और 10 करोगे तो 0 on 1। अब बेस किसको लिया गया है, 1 को, और आपके पास निकाला किस पे जा रहा है, 0 पे। हमेशा याद रखना, होता ही क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आज किसी सब्जी का प्राइस 100 रुपये है और पिछले साल 80 था, तो ऑब्वियस है मैं क्या देखूंगा, 100 / 80 × 100। बट अगर कहा जाए कि आज किसी सब्जी का प्राइस 100 रुपये है और पीछे कितने था, 80 था, बट पीछे वाले को भूल जाओ, अब 80 के ऊपर बेस निकाल के दिखाना है, तो फिर 80 / 100 × 100। ये रिवर्स चलता है इसमें। तो P01 और P10 के बीच में कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है और बच्चा कंफ्यूज होता है। और अगर क्यू बनाना पड़ जाए तो पी की जगह क्यू कर दोगे, क्यू की जगह पी हो जाएगा, फॉर्मूला वही है। फॉर एग्जाम्पल 3 फॉर्मूला इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेयर, पास्ट ईयर, फिशर। ये होता है 10 / 00, ये होता है 11 / 01, और ये होता है 10 / 00 इंटू 11/01। उसका रूट 10 क्या होता है दिखा देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देख लेना, मैं 10 किसको बोल रहा हूँ, 10 इसको बोल रहा हूँ। लास्ट पेयर का फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये देखो, ये 10 बनाना, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1।
ये देखो, इसको अगर आप शक्ल ध्यान से गौर फरमाओगे तो यही दिखेगा आपको। बस, और फिशर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मार्शल ऊपर से प्लस उनका इंटू 100, ये चलता है आपके पास। फिशर, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये फिशर के, मार्शल के। और प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। सिंपल निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले भी जब लेक्चर लिया था, सिंपल निकाल रहा हूँ तो ऑब्वियस आप क्या कर रहा हूँ, ये सब 20 रुपए में मिल रही हैं, ये आज 24 में मिल रही हैं, तो ये सिंपल है। बट अगर रिलेटिव्स निकालना हो तो पहले वाले को बेस मानना होता है, इसलिए पहला 100 होता है। रिलेटिव्स हमेशा कब निकलता है, जब मैंने रिवीजन लेक्चर लिए थे, बहुत सारी चीजें बताई हुई है मैंने रिवीजन लेक्चर में, टीवीएम भी मैंने बताया था, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। और रिलेटिव्स में यही, और आपको ये 125 का चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां 100 बेस होता है वहां रिलेटिव्स दिए होते हैं, तो वहां पर कुछ नहीं करना, 365 डिवाइडेड बाय 3 बस। तीन है तो तीन, चार हो तो चार करते हैं, बस। रिलेटिव्स में और कुछ नहीं करते होते, बस एन से डिवाइड करते हैं रिलेटिव्स में। उसके बाद क्वांटिटी मैंने बता दिया। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, चेन इंडेक्स पता होना चाहिए तुम्हें। उसके बाद क्वांटिटी तुम्हें बता दिया, और एक V01 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों करंट ईयर ऊपर, 11 डिवाइडेड बाई 00। पीवी और क्यूबी, और पीबी क्यूबी दोनों बेस ईयर नीचे। लास्ट पेयर क्या होता है, लास्ट पेयर अब देखो, कई बार क्वेश्चन पूछता है P1 Q0, P0 Q0, मतलब बेस ईयर क्वांटिटी किस में होती है, लास्ट पेयर में। पास्ट ईयर में क्या होता है, P1 Q1 P0 Q1, मतलब करंट ईयर क्वांटिटी किस में होती है, पास्ट ईयर में होती है। ये भी ध्यान रखना आपने। डिफ्लेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अब था के 113.1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो ये सिंपल इंपॉर्टेंट है। होलसेल जीएनपी एट होलसेल प्राइस इंडेक्स। शिफ्टिंग करना, स्पेसलिंग करना इंपॉर्टेंट है, रीड करके जाओगे बस। उसके बाद टेस्ट है। टेस्ट है क्या, यूनिट टेस्ट सबको सेटिस्फाई करता है, किसको नहीं करता, सिंपल अनवेटेड को। P01 P10 की मल्टीप्लीकेशन करके हमेशा 1 आता है, और P01 और Q01 मल्टीप्लीकेशन करके क्या आता है, V01 आता है। V01 क्या होता है, ये होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में 10 पे। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर ही सेटिस्फाई करता है, ये दो करते हैं, कौन कौन से, फिशर और मार्शल। और सर्कुलर टेस्ट में ये आपका फॉर्मूला है सर्कुलर टेस्ट का, P10 इंटू P12 इंटू P20। और ये वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड वेट्स वाली। बस, और था क्या इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेजेस सैलरी वाले इंपॉर्टेंट है। उसके जितने क्वेश्चन मिले, जहां से भी मिले, वो तुम्हें आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का बोल रहा हूँ, इस टेस्ट में मिलेंगे। हर टेस्ट में मिलेंगे यार, हर पेपर, पेपर बनाने वाले के हाथ बंधे होते हैं यार। तुम्हारे हाथ, फ्रीडम है, तुम पढ़ रहे हो, तुम तो दुनिया खरीद सकते हो यार। तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, तुम पता नहीं परेशान क्यों होते हो, सच में। तुम्हारे हाथ ओपन है बच्चों, उनके हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया उससे ऊपर नहीं ले जा सकते वो, उससे ऊपर उनकी मजबूरी है। और उनको 378 भी देने पड़ते हैं मजबूरी में आके, क्योंकि जब बच्चा ऑब्वियस मार्क्स रह के आ रहा है, तो पूरा 378 भी तुम्हारे में से ही लेके जा रहा है, कोई अलग से थोड़ी लेके आ रहा है। तुम अपने कंसेप्ट पे फोकस रखो बस। तुम कंसेप्ट ही हिला देते हो तो सारी कहानी उलझ जाती है तुम्हारी सी। उसके बाद इस टेस्ट में और क्या कर सकते हो तुम, अब ये देखो, ये 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स का मतलब क्या, 125%। 125% मतलब बेस ईयर से 100 प्लस कर दोगे तो 125, और प्लस हो गया तो फिर कितना हो गया, 225। ये चीजें भी समझने वाली हैं। प्राइस डिक्रीज करते हो तो 65 पे आ गए, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। लास्ट पे बॉलीज मेथड मैंने कल भी लिखा था रात को, बॉलीज मेथड, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, डीए निकालना है, डीए जो एक्स्ट्रा अलाउंस होता है उसको कहते हैं डीए। ये देखो, दिख रहा है ना, तुमने बार बार निकालने हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों करके देखने हैं हल्के हल्के से, ताकि तुम्हारे पास समझ पे आ सके। मेरी वीडियोस जो सुनेगा ना, सच बोल रहा हूँ, पेपर में अपने आप उसकी प्रेजेंटेशन सुधरती जाएगी। अभी देखो, रिलेटिव निकालने के लिए क्या रखा है, वेट दे रखा है, प्राइस रिलेटिव, रिलेटिव ऑलरेडी गिवन है, बस इनटू वेट करो, वेट जितने भी हैं डिवाइडेड बाय 10 मार देना, बस सम करके उससे डिवाइड बाय 10 इंडेक्स आ जाएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसमें 3 4 क्वेश्चन पहले ही दिए थे पिछले टेस्ट में, वही कवर कर लेना, वही बहुत हो जाएंगे, तुम्हारे दिमाग से समझ आ जाएंगे, वही स्टेटमेंट इनफ है, 2 3 क्वेश्चन डाले थे मैंने उसमें। बस इसमें और कुछ नहीं करना, बस यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। समझो अब, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी 6 नंबर कंफर्म्ड है। अभी 6 नंबर कंफर्म्ड कैसे होंगे, सारे तो एक जैसे नहीं आ सकते। सबसे बड़ी बात, मैं स्टेप लिख रहा हूँ, तुम सबको समझ में आता जाएगा। भाई हेड्स टेल वाले में से क्वेश्चन डलेगा ही डलेगा,
आपको बोल दिया जाएगा कि इतने बार हेड उछाला, इतने हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, एटलीस्ट एट मोस्ट वन। फिर डाइस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डाई उछाला, डाइस का सम आने के चांसेस कितने के सम आ सकते हैं। 7 का सम बताइए, 8 का बताइए, 12, 9 का बताइए, 10 का बताइए। सम बहुत इंपॉर्टेंट, डाइवर्स में सम इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद आपको, आपके पास डिजिट बनाने वाला, डिजिट 4 डिजिट। मेरे लेक्चर्स मैंने बनाए इसी वजह से है ताकि तुम्हें समझ में आ सके, ये चीज आती है 4 डिजिट नंबर बनाना, उसका डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4 हो, डिविजिबल बाय 7 हो, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ आपके पास, वंस ही हिट द टारगेट, दूसरा करेगा एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट, ये एटलीस्ट में यूनियन चलता है हमेशा। फिर ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट, इतने क्वेश्चन मैं बार बार बोल चुका हूँ, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट में तुम हमेशा गलत कराते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट, पता नहीं कहाँ गलती करते हो। इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, वो इंपॉर्टेंट है तो तभी डाल रहा हूँ ना बार बार, तभी वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। एक्सपेक्टेड नम वैल्यू, प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स दिया हो, एफ दिया हो, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है एक्सपेक्टेड से, और वेरिएंस भी निकालना है एक्सपेक्टेड से। और उसके बाद जीतने के प्रोबेबिलिटी के पैसे इतने मिलेंगे, हारने के कितने मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हें, मेरे को तो ऐसा हो चुका है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को क्यों याद हो गया सारा पूरे, तुम्हें नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। अब देखो यही चीजें हमने पढ़ी हैं, क्या यही है सारा। देखो डाइस, डाइस हमने बता दिया, डिविजिबल मैंने बता दिया। उसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन डाला था मैंने, ऐसा क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी मोर देन लेस देन पता नहीं, महान हस्ती, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी थी, चैप्टर 1 का क्वेश्चन था। नाम बता सकता हूँ किन किन बच्चों ने किए ही नहीं। प्रणव गुप्ता मेरे सामने है, महाराज ने किए ही नहीं डर के मारे, पुष्पित ने किए ही नहीं मेरे सामने, ये मेरे सामने खड़े हैं, पुनीत का ठीक था ये क्वेश्चन। और तो और अगस्त्य का पता नहीं कहाँ था, अगस्त्य ने किया कि नहीं किया, मतलब आधों ने तो किए ही नहीं, मतलब कमाल है यार, ये क्वेश्चन छोड़ोगे क्या तुम, ये वाला। अब मोर देन लेस देन की फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कितने टोटल 150। अब मोर देन लेस देन 50 पूछा है ही नहीं, 50 से नीचे तो 0/150। अब लेस देन 80 पूछा हो तो 80 से नीचे वाले का सम कर लो, बाय में 150, 150 टोटल है। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो बच्चों तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए है, तुम्हें तो इस टाइप के क्वेश्चन करके आने हैं। अब सेट्स में, सेट्स बिल्कुल ए यूनियन बी, बी यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, और इसके साथ साथ इक्वली लाइकली, तीनों इवेंट्स पता होने चाहिए, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो ये आपके पास पक्का पता होना चाहिए। मेरा रिवीजन लेक्चर सुनने के बाद ना नोट करोगे वो चीज की, ये सर ने बोली है, ये चेक करके ये हुआ ये नहीं हुआ, यही तो इसीलिए तो डाल रहा हूँ 10-10 मिनट की वीडियो की, ये करना है, और किस लिए डाल रहा हूँ। अब ये देखो ये क्वेश्चन, ये ए यूनियन बी वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला भी था शायद। ये एक सीए की डिग्री लेता है, बीकॉम की डिग्री लेता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ। ये वाले क्वेश्चन सर्वाइव, ए सर्वाइव करेगा, बी सर्वाइव करेगा, नॉट सर्वाइव वाली, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत इजी, प्रोबेबिलिटी तो सच में ज्यादा इजी है। ये देखो हिट द टारगेट, रुपेश और डेविड वाला, अभी बोल के हटाऊं। और उसके बाद बॉल्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बस थोड़े से बॉल्स वाले क्वेश्चन, 1 2 3 ट्राई करने हैं तुमने, ये देखो ब्लू बॉल रेड बॉल से ट्रांसफर करने वाले, वो डालेगा बॉल वाला क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं है कि नहीं डालेगा। एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर पर वीक, मतलब मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आप हमेशा अगर किसी की बुक की कवरेज अच्छी है ना, तो उसकी पेपर की कवरेज अच्छी है, ये मेरी बात याद रखना। उसके बाद अब देखो रैंडम वेरिएबल, बस और प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाला कुछ लगता ही नहीं मुझे कि मैं क्या डालूं इसमें से। ये देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद ये देखो, ये तुमने छोड़ा हुआ सबने, पढ़ते ही नहीं आधी चीजें, तो लास्ट में तो कहीं तो थक जाते हैं चैप्टर करते करते। एक इसमें प्रोबेबल एरर तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ही था, और भी कुछ था तो मैं बता देता हूँ। पेपर में उससे ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, ये देखो सिंपल इवेंट किसे कहते हैं, कंपोजिट किसे कहते हैं, एसएससी इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, एसएससी की थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए, वो डालता है भाई पेपर में क्वेश्चन। ये देखो ओड्स इन फेवर, ओड्स अगेंस्ट, श्योर इवेंट क्या होते हैं, सिम कॉम्प्लेक्स इवेंट क्या होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है। मैं तभी तो हैरान हूँ, बच्चे ग्रुप स्टडी कर कैसे रहे हैं, पता नहीं आपस में एक दूसरे को समझा कैसे रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है भैया अपने लिए संभालो, अभी तो इस टाइम पे टाइम बहुत कम है, जो ये चैप्टर पढ़ते थे और अपने लिए संभालते जाओ सब लोग। कार्ड्स, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ड में से क्वेश्चन आता है, कार्ड बताना ही भूल गया। 52 कार्ड्स हैं, ऑब्वियस 26 रेड, 26 ब्लैक, ऐसे समझना है जो मैंने चार्ट बना के दिया, उसमें से भी फिर आगे ऑब्वियस है
स्पेड, किंग, क्वीन, एस, सब अलग अलग। याद रखता कौन कौन ब्लैक होता है, कौन रेड होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, बार बार मैंने आईसीआई के क्वेश्चंस में देखा, वो जाता है इसमें से। तो 52 कार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो वेरिएंस निकालना है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स दिया हुआ, वेरिएंस निकालना है, एक्स की वैल्यू पुट करके वेरिएंस निकल जाएगा। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसलिए बच्चे ये क्वेश्चंस पे फोकस करना है, जहां जहां मुझे कुछ भी दिख रहा है ना, मैं वही वही बता रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब ये सैटरडे संडे, वेरी इंपॉर्टेंट। सैटरडे संडे कब आता है, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट सैटरडे संडे। तुम्हारी तैयारी करने का तुम्हारा तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें पता हो इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये नहीं कि लगे हुए बस। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। अब तुम्हारा हार्ड वर्क की ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आएगा। उसके बाद बच्चों हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये के वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ये पैसे जीतने वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू, बस और इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, अब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको पहले लिखोगे कि बाइनोमियल अलग, पॉइसन अलग। अब कईयों को लगता है पॉइसन नहीं करना, किसी को लगता है नॉर्मल नहीं करना। अरे क्यों नहीं करना यार, फोकट के नंबर है। सच बोल रहा हूँ, फोकट के। हर चैप्टर करना है। तुम कहोगे सर नहीं सर मैथअप हो जाएगा, मेरी बात तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना, हर चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि हर चैप्टर का पूरा पूरा करना है सब कुछ, कि मतलब उसमें तो मास्टरी चाहिए, मैं 10 चैप्टर पूरे अच्छे ढंग से कर लूँ। भैया ये सीए की स्ट्रेटेजी नहीं होती। सीए की स्ट्रेटेजी ये है कि अगर क्यूए में जीतना है, तो अगर आपके पास 18 चैप्टर है और 18 में से तुम्हें 10 अच्छे ढंग से आते हैं, पूरे 10 करिए। 12 अच्छे ढंग से आती है, 12 अच्छे ढंग से करिए, पर 6 में से भी कुछ लपेट के चलना। क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको मेरी बात सुनना प्लीज, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, 12 चैप्टर में से वो सारे चैप्टर्स के इजी क्वेश्चन ना डाले, उन 12 चैप्टर्स में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन डल जाए। तुम जितना मर्जी कर लो, क्यूए में तुम सारे जब क्वेश्चन को पूरा कवरेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे इंडेक्स नंबर पूरा आता है, मैं गारंटी देता हूँ मैं तब भी उसके 6 क्वेश्चन में से 4 कर पाऊंगा। और क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन ही आ जाए 3 ही कर पाऊं। पर क्या बताओ, 12 3 36, अगर मैं सोच के गया था 12 3 तीन नंबर करके, मेरे तो 36 ही नंबर कवर्ड हुए हैं। और वो जो 6 चैप्टर्स हैं जो मैंने छोड़े थे, उसमें से अगर क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, जबकि ये 12 चैप्टरों में से 72 नंबर का पेपर आता है, अगर एवरेज लगा रहा हूँ 6 नंबर की, बट मेरे तो 3 3 ही हुए, डिफिकल्ट पेपर डाल दिया उसने। बट अगर ये 6 चैप्टर में से इजी डला हुआ है, और उसमें से भी मैं अगर कोई 10 20 लपेट सकता हूँ, तो फिर बनेंगे ना 50। ऐसे ही बनेंगे 50 बच्चों। इसलिए बोल रहा हूँ सारे चैप्टर लपेटने हैं। ये समझो मेरी बात को, कि सारे चैप्टर लपेटने का रीजन क्यों बोल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा जो आसान पोर्शन है वो सबसे लपेटता हूँ, और जो अच्छे ढंग से आता है वो पूरा चैप्टर करूँ। जी मेरी फोकस स्ट्रेटजी है, प्लीज ये मान के चलना, प्लीज रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, आगे करनी आपकी मर्जी है। यू ऑल आर अडल्ट, तुम सब समझते हो अपने आप को अच्छे ढंग से, बट गाइड कर सकता हूँ मैं तो। बाइनोमियल क्वेश्चन, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। बाइनोमियल सबको पता है, एनसीआर आपके पास, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एनपी वाला फॉर्मूला मीन होता है, एनपी क्यू वेरिएंस होता है, सबको पता है। इसकी थ्योरी, इसको सिमेट्रिक कहते हैं, यूनिपैरामेट्रिक कहते हैं, जो मैंने नोट्स में लिखवाया सिर्फ वो बस। बाइनोमियल में मेरे नोट्स जरूर पढ़ने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल। अब ई की पावर ही नहीं पता होती कईयों को, 2.71828। भैया ये पता होनी चाहिए, 8 to 8, 0.71828 पता होनी चाहिए। अगर ना वैल्यू निकली हो तो निकालनी आती हो, एटलीस्ट तुम वहां बैठ के एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाओगे क्वेश्चन में। इसमें मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें क्यू तो होता ही नहीं। और ये छोटे सीरीज के लिए लगता है, आधे आधे घंटे की सीरीज है ये। मतलब इसको तो, इस चैप्टर को तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। जिसको लगता है ना मेरे को सीए में अच्छे नंबर लाने हैं, वो इस चैप्टर को जरूर करेगा। ये सही बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत काम की चीज है। नॉर्मल में एक्स माइनस म्यू, म्यू ऊपर दिया होता है वो मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन टू, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर सामने रख के, एम डी इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू क्यू डी, ये वाला 4 MD 5 SD 6 QD। कई बार वो रेशो पूछ लेता है। मतलब आपको ये आना चाहिए, ये वाले चैप्टर्स आने चाहिए आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स, मतलब इसमें छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये देखो, इसकी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने सारे लिखवा रखे हैं इजी करके, यहाँ से नहीं पढ़ने हैं, मैंने सारे पॉइंट्स इजी करके लिखवा रखे हैं। एडिक्टिव प्रॉपर्टी, दो को जोड़ के जब बनता है एन वही रह जाता है, एन बड़ा हो जाता है, पी तो वही होता है। एडिक्टिव प्रॉपर्टी बताई हुई है मैंने। मतलब बाइनोमियल का बेसिक्स, पॉइसन का फिर बेसिक्स आएंगे। ऐसे ही पॉइसन का बेसिक दिखाता हूँ। ये देखो पॉइसन में, ये आपके पास मोड एक,
अगर इंटीजर नंबर में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 10.666 आ गया, तो मोड कितना होगा, 10 ही होगा। पर 10 आ गया तो फिर 9 और 10 होगा, ये पता होना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। तुम मतलब तुम खुद जानते हो, मेरे आज लेक्चर्स में तुम ये नहीं कह सकते कि सर ने नहीं कराई, ये चीजें सारी कराई हैं सर ने, कुछ नहीं छोड़ा सर ने। सच बोल रहा हूँ। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है, जिस वजह से तुम कहीं तो टेस्ट ही नहीं दे रहे। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद दैट पर्सन जो बिल्कुल मतलब टेस्ट ही नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 6 महीने पढ़ाया ही क्यों नहीं यार, जब मैं टेस्ट ही नहीं दे रही। फीस लेने के लिए उसी दिन वापस ले जाते यार, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं था तो। जब तुम अपने आप को इवेल्युएट ही नहीं करना चाह रहे तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। तुम बढ़ाओ ना अपने आप को, अगर जब तक कंपटीशन फेस नहीं करोगे तो तुम समझोगे क्या। ये सबसे बड़ी कमी है बच्चों। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, तो अपने आप को अपने आप से यार, हम अगर टेस्ट ले रहे हैं तो कुछ सोच के ही ले रहे होंगे ना। बेवकूफ थोड़ी है हम। एक्सपीरियंस भी कुछ होगा हमारे पल्ले। ये ऐसे ही बैठ के आके, जब तुम्हें अच्छा पढ़ा सकते हैं तो टेस्ट भी तो ले सकते हैं। हाँ डिफिकल्ट आता है सर, मुश्किल बनाता है यार, क्यों नहीं बनाऊंगा मुश्किल यार, आसान बना के मैं तुम्हें लॉलीपॉप दे के भेज दूंगा। नहीं बच्चों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ भाई, तुम्हारे नंबर 90 पेपर में उड़ के फिर 70 से नीचे, और 70 वाला 45 पे खड़ा होगा, उसका अपने पापा मम्मी को देख रहा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस से मरोगे तुम आके वहां। तुम ये सोचोगे यार 70 मार्क्स आ गए, मैं तो आता ही आता है। भैया अगर मेरे पेपर में अगर 50 आ रहे हैं और उसके बाद 70 आ जाए ना, तो वो खुशी है। नहीं तो 50 तो आएंगे, क्योंकि पेपर मुश्किल भी तो आ सकता है। किसने कहा पेपर मुश्किल नहीं आता, आता है। क्या अभिषेक मित्तल बेवकूफ है क्या, वो देवांश गर्ग बेवकूफ है जो हर टेस्ट देने आ रहा है। नहीं, प्रणब पुनीत, प्रणब पुष्पित पुनीत देवांश शर्मा ये ज्यादा समझदार हो गए भैया, घर बैठ के वंशिका मित्तल छाबड़ा, अच्छे बच्चे क्लास के घर बैठे हैं। कमाल है, मैं तो हैरान हूँ इस बात को सुन के, पता नहीं कर क्या रहे हैं ये लोग। और अपने आप सेल्फ करेंगे जी, अपने आप तैयारी करेंगे। ठीक है यार, तो हमने भी तो एक पैटर्न बना के दिया तुम्हें यार, उस पैटर्न में फॉलो करो। मैं अपने आप को के, और पेरेंट्स भी देखो साथ दे रहे हैं जो उनको टेस्ट देने भेज नहीं रहे हैं। कमाल है पेरेंट्स, वो पेरेंट्स मुझसे बात करें ना एक बार फोन पे, फिर मैं बताता हूँ उनको कि आप बच्चों को साथ क्यों साथ दे रहे हो। देवांश शर्मा ने सिर्फ 2 टेस्ट दिए हैं, क्या पढ़ लेगा भैया तू। ठीक है यार, तू पेपर में परफॉर्म भी कर जाएगा, तू आज इससे फाउंडेशन से हट रहा है, इंटर उससे मुश्किल है, फाइनल उससे मुश्किल है। बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, अभी से अपने आप को इवेलुएट करना शुरू कर दो, घबराओ मत। जिस दिन घबरा गए उस दिन डर गए, सबको बोल रहा हूँ ये बात। ये वाला फॉर्मूला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एक्स निकालना होता है, दोनों सामने इक्वल रख के एक्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को ऐसे रखोगे, e की पावर m, m की पावर x, x फैक्टोरियल, a की पावर माइनस m, m की पावर x, और x फैक्टोरियल दोनों सामने रख लोगे। एक की जगह 2 रख लोगे, एक की जगह 3, m निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है टर्म, इतनी बार आ चुकी कि उसको पसंद है। और लाइव वालों प्लीज इस बार टेस्ट देने सेंटर पे पहुंच जाना, छुट्टी की ना तो फिर देखना आपका नुकसान होगा। लाइव वालों मैं सही बोल रहा हूँ, पता अब लगेगा तुम्हें पेपर कितना आता है। घर बैठ के पेपर देना बहुत आसान है बच्चों, सामने बैठ के देना बहुत मुश्किल है। मैं साफ बोल रहा हूँ ये बात। हाथ कांपते हैं पेपर में पहुंचते ही, इसलिए था मैं बुला रहा हूँ। इसलिए 2 नंबर कम आए कोई शर्म नहीं, 20 दिन पढ़े हैं, बहुत कुछ सुधर जाएगा। इसके बाद इसमें आपके पास ये देखो, ये वाला छोड़ देना, 2.3 से 1.68 ज्यादा लंबा, ये जैसे इतने लंबे लंबे दे रखे हैं इतने, मतलब बेसिक्स क्वेश्चन उठाओ। फोन, नो फोन कॉल्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाओ। फिटिंग को छोड़ देना, एक बार करा रखा है, आ जाओ नॉर्मल पे। नॉर्मल में देखो, मैंने एक करव बताया था, इसका पूरा एरिया 1 बताया था। एरिया वाले कई बच्चों ने क्वेश्चन सोच रखे हैं, कई तो सोचते हैं हम एरिया वाले क्वेश्चन से ना अपने आप तुक्के से निकाल लेंगे, एरिया तो दिया ही होता है। भैया 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लो, 3 ही तो क्वेश्चन है कुछ में, क्या पता वो तुक्का ना लगे, क्योंकि तुम्हें यही नहीं याद हो कि इसकी जेड की पावर 0.9 होती है, और तुम 4 ही समझ के बैठ दो। गलती नहीं करनी है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम मतलब किसी चीज को पकड़ते हो ना, तो कस के नहीं पकड़ते हो। तुम सब लोग क्या करते हो, लाइटली छोड़ रहे हो उसको। भैया लाइटली नहीं, क्वेश्चन है ये, आंख नाक कान सब खुला होना चाहिए, तब समझ में आएगा तुम्हें, बड़ी बिल्कुल सीरियस मूड से, बिल्कुल सीरियस मूड से, तभी बात बनेगी। ऊपर ऊपर से गुजारते हो तुम ये वाली स्टैंडर्ड। अब ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, म्यू माइनस 0.6754, 675 स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सेशन बताए थे। और Q1 और Q3 से आपके पास मीन निकलता है। कितनों को बताया मीडियन निकलता है, मीडियन निकलता है तो मीन भी निकल सकता है। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन डाला, मेरे को तो किसी का ठीक मिला। मैं क्वेश्चन नंबर भी बताता हूँ कौन सा था। Q1 Q3 दिए हुए थे, मतलब कॉन्फिडेंस ही खोए बैठे हैं, पता नहीं करते क्या है, क्या करने बैठ जाते हैं। हाँ, जिस क्वेश्चन पे 20, और एक और, अब तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन दिए हैं, डिफिकल्ट पे तुम 5 मिनट लगा दोगे, तुम नुकसान कर रहे हो अपना। मैं तभी तो बोल रहा हूँ वॉच रखो, आसान पहले निपटाओ, फिर उसके बाद देखो कि मुझे ये आता है तो ठीक है, इस पे टाइम लगा लेता हूँ, नहीं आता छोड़ देता हूँ, बस बात खत्म।
पहले समेटने तो कोशिश करो। अब पहले कल का पेपर मान लो, परसों का पेपर हुआ, तुम्हें 30 ही क्वेश्चन आते हो, 30 करके बैठना, उसके बाद आगे फिर बढ़ना, फिर 10 करना, फिर 10 करना, देखना तुम 50 पे क्रॉस हो जाओगे। और अगर तुम्हें 30, अगर तुम पहले से शुरुआत हुई ना, 30 भी नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूँ वही हालत होगी जैसे परसों हुई थी, पहले हुई थी। पहले छांटा करो जो जो बिल्कुल इजी आते हैं। कहीं इजी जरूर मिलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ऐसे तो बेवकूफ थोड़ी होगा 100 के 100 नंबर का मुश्किल डाल देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 34। 34 के बाद एक क्वार्टल डेविएशन वाला था डाला हुआ। एक मैंने Q1 Q3 भी डाला था, देख लेना, पक्का मिलेगा, ना होने का मतलब ही नहीं है, मैंने डाला है, मुझे याद है। उसके बाद इसके अंदर से पढ़ने वाला और मटेरियल बताता हूँ इसके अंदर से क्या पढ़ना है। इसके मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कराए थे जब मैंने पेपर कराया था, बहुत सारे पॉइंट। म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ये वाला फॉर्मूला कराया था, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों दिए होते हैं और उससे आप सामने रख के क्वार्टल डेविएशन होते हैं, तो ये सामने रख के आप स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टल डेविएशन निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है मुझे। इस टाइप से इस चैप्टर को तैयार करो, इस चैप्टर से इस तरीके से तैयार करना। ये प्रॉपर्टीज, किसमें मीन मीडियन मोड सब बराबर होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों बराबर होते हैं। तो ये चीज जरूर पढ़नी है। ये तीन चीजें तुम इसमें से पढ़ सकते हो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ऊपर से ब्रीफ अप जरूर लो इस चैप्टर का। चलिए, अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। पहले दिन ही बताया था ये 6 से 7 नंबर का चैप्टर है। ये है थ्योरी है बच्चों, बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी के मार्क्स बहुत, क्वेश्चन फ्री के मार्क्स आते हैं। अब मैंने कल भी रात को भी लिखा था टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन ऑफ डाटा में स्टैटिस्टिक्स के जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इनके वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि किससे स्टैटिस्टिक क्यों बना, जिससे किससे स्टैटिस्टिक्स बना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल सेंसेस की, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारा बता रखा है, इसमें जो पढ़ने वाला कलेक्शन ऑफ डाटा किसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। पिछली बार तो कई लोगों ने इस क्वेश्चन को भी गलत किया है। पर्सनल इंटरव्यू कौन सा होता है, पर्सनल इंटरव्यू नहीं पता था कईयों को, तो महान हस्ती ऐसे भी थी कि जब हम किसी से पर्सनली जाके बात करते तो वो पर्सनल इंटरव्यू है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डाटा को टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन में तो बच्चों एक क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यार ना निकाले, इसका मतलब पेपर नहीं बना रहा वो, अगर वो ना निकाले तो। उसके बाद डायग्राम्स, लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, जिसमें लेस देन मोर देन ओजाइव्स बनता है, ये सब चीजें थ्योरी की इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कहीं ना कहीं काम आएंगी, थ्योरी में इंपॉर्टेंट है ये काम, बहुत ज्यादा काम आ जाता है। इसके साथ साथ आप इसमें से थोड़ा थोड़ा ये चीजें पढ़ सकते हो, डायग्राम कैसे बनते हैं, पाई चार्ट क्या होता है, पाई डायमेंशंस क्या होती हैं, 2 डायमेंशन कौन सा होता है, 3 डायमेंशन कौन सा होता है, ये पढ़ना है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बनाना, ये इसी चैप्टर का काम है यार, फ्रीक्वेंसी बनाना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसे कहते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो इसी चैप्टर के काम है ये सारे। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे यूसीबी एलसीबी, आधे बच्चों को तो यूसीबी एलसीबी वीसीबी नहीं पता थी यार, पता नहीं, तुम मेरे को आज का आंसर दो, इसके क्वेश्चन गलत करने थे क्या यार। इस बार तो मैंने ये चैप्टर पूरा अच्छे ढंग से, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस चैप्टर का, मैंने कहा यार हद है यार, तुमने ये नहीं किया। वीसीबी आपने वीसीएल नहीं पता किसी को, मतलब कर क्या रहे हो यार ये चैप्टर, मतलब हद है। मैं नाम बताऊंगा ना, मतलब क्या कहूँ, अगस्त्य जैसा स्टूडेंट भी वीसीएल के क्वेश्चन शायद ठीक नहीं करके गया, हालत ये थी। और फिर कहते हैं कि हम तो क्लास में सब लोग, और उसके बाद टेस्ट नहीं देने आया लॉ, लॉ का, ऐसे ऐसे बच्चे भी आगे लॉ का टेस्ट तो देने नहीं खिसके वो लोग, क्योंकि उनको पता था हमने किया क्या है। पर ये गलत बात है बच्चों, अगर अपने लिए नुकसान बहुत बड़ा है। मैं दिखाता हूँ वीसीएल का क्वेश्चन कहाँ था। इतने 2-3 क्वेश्चन डाले थे मैंने एलसीएल यूसीएल के, तुम्हें ये बेसिक चैप्टर नहीं पढ़ के आए, तुम पढ़ के क्या आए हो यार। बस सारा कुछ अपने हिसाब से, पता नहीं, मेरे को लगता है तुम ना टाइम वेस्टेड प्रोसेस में टाइम चला रहे हो अपना पूरा ढंग से, अपने ऊपर तो फोकस है ही नहीं ना, जो दूसरा कहे उसके पीछे चलना है, वही तुम्हारी क्लास का फंडा ही है, पूरी क्लास ही ऐसी है तुम्हारी। यही तुमने पूरे अगर सैन में ये या डीएवी में या ये अपने स्कूल्स में यही किया तुम। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कौन सा है एलसीएल बीसीएल वाले, 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। दर्शित कमल धीमान, 30-30 नंबर पे अटके हो तुम आके यार इसमें। लेंथ ऑफ ए क्लास वीसीएल, 56-57वां क्वेश्चन देखो, ये कईयों का गलत है, मैं बताता हूँ 56-57वां क्वेश्चन। हाँ देखो, आपके पास 56वां क्वेश्चन अगस्त्य का ठीक है, 57वां गलत है। 56वां 57वां क्वेश्चन महाराज जी प्रणव जी का तो किया ही नहीं,
पुष्पित ने तो ऑब्वियस है, अब आपके सामने है। 56वां गलत है उसका भी। बताओ, ऐसे से फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 56 57वां क्वेश्चन तुम्हारा जब गलत होगा तो तुम कहाँ से कर लोगे यार? तुम सोचो। इतने तो क्वेश्चन बेसिक से पढ़ के आने हैं ना, एलसीएल वीसीएल तो पता होने चाहिए ना तुम्हें। और फिर मैंने ये भी बताया था कि आप लिमिट किसे कहते हैं, अपर क्लास लिमिट किसे कहते हैं, लोअर, इस पे फोकस करो यार। इन चैप्टर पे फोकस करने की चीज है। 1 घंटे का लेक्चर है यार, दोबारा सुन लो यार। और है क्या, 1 घंटे का तो था, 1.5 घंटे का था। इस चैप्टर में तो कुछ छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता, इस चैप्टर की थ्योरी सारी पढ़नी है। और 7 8 नंबर का है। जिसको लगता है ना मैं मैथ्स में जा रहा हूँ तो सबसे बड़ी बात है मैं तो इस बार सारा मैथ पढ़ लूं, इस बार मैं सारा स्टैट पढ़ लूं, सबसे बड़ी गलतफहमी। मैं सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। मैथ में जो अब तुमने करना था कर लिया, जितने जिसके जिसको ज्यादा मैथ अच्छा उसका तो वो नंबर ले जाएगा, जिसका अच्छा नहीं है ना वो अपने हद से 5 7 नंबर और बढ़ा सकता है, उसमें और से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। 5 7 भी नहीं बढ़ते, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। 7 चैप्टर है उसमें, 7 चैप्टर में तुम 2 दिन लगा दो और उसके बाद एक दिन में स्टार्ट करोगे, सबसे बड़ी बेवकूफी है। 7 चैप्टर पे 1.5 दिन लगाना और बाकी स्टार्ट पे 1.5 2 दिन लगाना, तब जाके रीजनिंग। क्योंकि यार जो तुम्हें आता है उसमें तुम कवर नहीं कर रहे हो, जो तुम्हें नहीं आता उसमें तुम लगा के टाइम वेस्टेज करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर फंसोगे फंसोगे। मैंने कहा है सारे चैप्टर करने हैं तो सारे ही करने हैं, ऐसे ऐसे चैप्टर पे तो फोकस करो यार, नहीं तो उड़ोगे। और फिर पेपर में भी यही गलती करोगे, एक दिन मिलेगा वहां तब क्या करोगे, तब तुम सबसे बड़ा कंडम काम कर दोगे, वही बैठ के मैथ पढ़ लेना फिर। तो सबसे बड़ी बात उलझोगे तुम, इसलिए ये एलसीएल वीसीएल जरूर पढ़ना बच्चों। हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसे कहते हैं, पॉलीगन में से क्वेश्चन डाला हुआ था मैंने। तो नहीं तुमने पॉलीगन का क्वेश्चन किया। ये चीजें ध्यान से बच्चों, ये ध्यान से, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इस चैप्टर को बहुत फोकस। बेल शेप्ड कर्व किसे कहते हैं, यू शेप्ड कर्व किसे कहते हैं, ये सब ध्यान से। इसमें और कुछ नहीं करने वाला, बस यही चीज करने वाली है। बस मैंने तुम्हें बता दिया, अब जो पढ़ने वाला है ये चीज पूरी फोकस से पढ़ना। टेबुलेशन का नहीं पता तो मतलब गए क्वेश्चन में। यार ये तो फोकट के नंबर है। सुहानी शर्मा, सुहानी सॉरी पाल, सुहानी पाल, इसमें से तो तुम नंबर ले सकते थे। तनु, त्रिशा, इसमें से तुम 20 से नीचे उतर गए। प्रिंस महाराज तू सवा पे ही पहुंच गया, 1.25 नंबर होता गया यार, मैं माइनस में दे देता हूँ हाल तो क्या, कि तुम खड़े हो गया। 1.25 नंबर तो यार तू पेपर में ना भी करके आया तो तुम लोग तब भी ले जाते। 8 8 नंबर पे खड़े हैं, कोई 8 पे खड़ा है, कुछ 15 पे खड़ा है, कुछ 16 पे खड़ा है, कुछ 17 पे खड़ा है, यार करके आ रहे हो यार तुम। कोई कहेगा नेगेटिव में उड़ गए, अरे नेगेटिव में कहाँ से उड़ गए यार, तुम 20 क्वेश्चन करोगे तो भी ऐसा क्या तुम्हारे 80 क्वेश्चन गलत है क्या, 20 नंबर कट गए तुम्हारे तो? 20 ठीक है तुम्हारे, ऐसा भी नहीं होता यार। तुमने देखो तुम्हारे 10 क्वेश्चन नहीं ठीक है, तभी तो तुम्हारी हालत ये खड़ी है सबकी। इसलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर पर फोकस करो। मैं स्पेशली उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनके 20 से भी नीचे नंबर है। भैया ये चैप्टर तो करके जाओ, करके आ रहे हो। कहीं होता, कहीं महाराज तो 40 क्वेश्चन ही छोड़ गए। अरे कैसे छोड़ गए तुम 40 क्वेश्चन, तुम कर क्या रहे थे भाई, कहाँ बैठे थे तुम? कौन सी दुनिया में थे तुम, 40 40 50 50 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो? जितने आते हैं या फिर वो सही होने चाहिए, वो भी तुम्हारे आधे गलत है, तो इसका मतलब तुमने किया क्या? पेपर में तैयारी क्या करके आए हो? इसलिए फोकस करो इन चैप्टर्स पे, पूरा फोकस करना है इस चैप्टर पे ढंग से। ये चैप्टर बहुत ध्यान से रीड करना है और अपने नोट्स बना लिया करो यार, एक कॉपी पे दर्शित नोट्स बना ले यार। अब तो मेहनत करने का टाइम आ गया यार। कमल नोट्स बना लो। 31 नंबर क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। पुनीत महाराज जी 30 नंबर पे खड़े थे, भैया नोट्स बना लो हाथ से, तुम्हें पता लग जाएगा ये क्वेश्चन ये है ये है। तुम्हें स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है, अब तो कम से कम कर लो अगर कर सकते हो तो ये क्वेश्चन में ये चीजें पढ़ के जानी है। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, स्टेटस की डेफिनेशन, टेबुलेशन, सब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम्स, जितने भी हैं सारे, ये सारे पढ़ने हैं यार। इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है, इसमें छोड़ के फायदा ही नहीं है। 7 से 8 नंबर फोकट के हैं यार, ले लो, लपेट लो इसको। अब ये चैप्टर तुम्हारा 8 से 10 नंबर का है, 8 नंबर का चैप्टर मिनिमम है। अब इसमें से सबसे पहला फोकस, एसआई का फॉर्मूला लिखोगे, सीआई का फॉर्मूला लिखोगे। फिर मैंने कल भी बताया था लॉन के फॉर्मूले लिखोगे अलग से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लिखोगे। इसमें तो फॉर्मूले लिखने हैं तुमने पहले अपने आप पे। प्रेजेंट वैल्यू से पहले एन्युटी का फॉर्मूला आना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें अब देखो मैं टिक करता जाता हूँ। एसआई के फॉर्मूले से तुम्हारे सारे क्वेश्चन ये वाले फ्रंट वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। मतलब अगर रिवाइज करने लगो तो एसआई पहले रिवाइज करना है सबने। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो इसको एसआई भी ना आता और एसआई का क्वेश्चन भी ना आता हो, 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का एसआई से डलेगा ही डलेगा। तो एसआई का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, P × R × T अपॉन में 100 इज इक्वल टू एसआई। ये एसआई होता है। अब एक बार मानसी जी हमसे पूछ रही थी कि सर ये फॉर्मूला अमाउंट कैसे बन गया, अरे अमाउंट अलग होता है बच्चों, प्लस किस में कर देते हैं। कभी कोई मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो मतलब तुम ये तो समझ के चलो ये एसआई होता है। अगर प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियस है अमाउंट निकालना है तो क्या होगा, ये इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल प्लस कर दोगे एसआई में तो क्या होगा, अमाउंट होगा। ये ध्यान रखना है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में। और जब सीआई होता है तो सीआई में मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, सीआई में क्या था, P 1 + I
उसकी पावर अपॉन में 100 इसके, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। ये सीआई का नहीं है। सीआई कैसे निकलेगा इसमें से? अमाउंट में से ये प्रिंसिपल माइनस होगा तो सीआई आएगा। तो क्या आएगा? सीआई आएगा। इंटरेस्ट तभी निकलता है। तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में ना क्लियर क्लियर होनी चाहिए, मतलब तुम फोकस करके चलो। जितना अपने आप को काम रखोगे ना, जितना अपने आप को शांत रखोगे, उतने अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये मैं लिख के देता हूँ, कल परसों का टेस्ट ना तुम बिल्कुल शांति से देने आना, और आराम से, और आराम आराम से क्वेश्चन अपने सीक्वेंस को बाइंड के हिसाब से चलना, देखना तुम 50 टप जाओगे सबके सब। मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, 80 नहीं टपते। 80 टपने के लिए तुम्हें फिर वही पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो तुम अभी पास कई लोग बिल्कुल उस लेवल पे नहीं खड़े हैं। बट 80 तक पहुंच सकते हो अगर तुम धीरे धीरे इस चैप्टर्स की रिवीजन करो। एक बार 50 लो, फिर मैं तरीका बताऊंगा 80 पे तक कैसे पहुंचना है। 50-60 पे पहुंचोगे तो ये तो 80 पे पहुंचने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि इतना आसान पेपर नहीं आता बच्चों। और जो मैं पेपर देता हूँ ना, वो ये सोच के चलो कि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ एक तरफ से, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ना कि ये दे रहा हूँ। तुम कई बच्चे तो ये नेगेटिव होकर सोचते हैं कि हम टेस्ट ही नहीं देते, हमारे नंबर कम आते हैं। मत दो यार, तुम अपना नुकसान कर रहे हो। लास्ट अटेम्प्ट में भी हर साल बच्चे ऐसे ही करते हैं। नुकसान अपना करोगे, पक्का बोलता हूँ, नुकसान अपना करोगे। यार तुम्हें कोई इवेल्युएट ही नहीं करेगा, तब तुम्हें पता ही कैसे लगेगा? अब मेरे सामने टेस्ट पड़े हैं, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ है बच्चों ने, 26वां क्वेश्चन था, लास्ट में उठा के देख लेना, उसका सम क्या था, 78 आना था, सिंपल। मोर देन फ्रीक्वेंसी टोटल करिए, और वो क्लास में बच्चे 60-60 नंबर वाले बच्चे हैं। उन बच्चों ने 26वां क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। जब नहीं समझ रहे मेरी बात को भी, तुम पेपर दोगे ना, हम परफॉर्म करते हैं। जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो एक सामने स्टेज पे खड़े होते हैं, हमें पता लगता है हमारे अंदर कमी क्या है। मैं भी हूंगा, मैं टेस्ट दे जाऊंगा, मेरे हाथ पैर कंपेंगे एक बार। तो इसलिए प्लीज दो इसको। एसआई का फॉर्मूला, सीआई का फॉर्मूला ध्यान रखना प्लीज। सब लोगों को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अच्छा, और कंपाउंड टीवीएम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबको बताया हुआ है मैंने, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हजारों बार बता दिया। इसको जरूर करके जाना है। मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ। एसआई में 1 नंबर, सीआई में 1 नंबर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 नंबर, एसआई सीआई का डिफरेंस, अमाउंट निकालना या परसेंटेज निकालना या कुछ भी, 1 नंबर। ये 4 से 5 नंबर एसआई सीआई कवर कर जाता है, 4 नंबर। उसके बाद एनओटी में आ जाओ। एनओटी का फॉर्मूला, कवरेज करो तुम ना, पता है क्या कर रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन में फोकस करके फिर चैप्टर कहते हो गया, हो गया, हमारा प्रैक्टिस होगी, हमारी प्रैक्टिस होगी। अरे ये चीज नहीं होती, दिमाग में सेटल भी करना है उसको। अब टाइम आ गया दिमाग में सेटल करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली बहुत तुमने, जितनी करनी थी। अब आ जाओ एन्युटी। ए 1 + i उसकी पावर n-1 अपॉन में आई। ये वाला फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, याद रखना। अगर एन्युटी बोला है तो भी यही माना जाएगा, और फ्यूचर वैल्यू बोला है ये भी माना जाएगा, लमसम बोला तब भी ही माना जाएगा। रीड क्वेश्चन केयरफुली, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन मोड़ता है बच्चा इसी वजह से। रीड क्वेश्चन केयरफुली। वो ध्यान से पढ़ता नहीं है क्या पूछा हुआ है, चल मेरे भाई कैलकुलेशनों पे कैलकुलेशन लगाते हैं, कैलकुलेटर दबा दबा के, कोई फायदा नहीं है, सीए नहीं बनाएगा इंस्टीट्यूट। आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन पावर शार्प होनी चाहिए, देन आपको सीए बनने का मौका मिलेगा, और पक्का मिलेगा, ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्यूचर वैल्यू पूछा है तो ये पहले समझो। प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, अगर प्रेजेंट वैल्यू होगा तो मैंने कहा था तुम क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो सीधा लॉन वाला, VPNI। VPNI सीधा, ये लॉन वाला फॉर्मूला, और लॉन निकालना है, लॉन की इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो भी यही, VPNI। अब बच्चे कहेंगे सर ये और ये सेम कैसे हो गया, ये बाद में सोचना। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू में VPNI का मतलब यहाँ पर ये वैल्यू पता होगी, और इससे मल्टीप्लाई करके ये निकलेगा। कहीं सोचो कि इसमें रख देंगे ऊपर लॉन, और PNI से डिवाइड कर देंगे, लॉन बन जाएगा वो। हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5,000 दे रहा हूँ और इसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की जाननी है, तो ऐसे रखूंगा मैं इसको, और PNI का पता ही होगा, तो मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो लॉन पता लग जाएगा। लॉन या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एक ही बात है। ऐसे करना है। ये इसलिए मैंने बहुत बार बता रखा है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट, इसके अंदर तो और क्या चलोगे? एन्युटी बिगनिंग में हो जाए, बस कुछ नहीं करना, बिगनिंग में हो जाए तो आपके पास जो भी अमाउंट निकले के आएगा फ्यूचर वैल्यू, उसमें क्या कर दोगे, 1 + i, बस और कुछ नहीं करो। अब पिछली बार एक क्वेश्चन था n+1 n-1 एन्युटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, वही छोड़ा बच्चों ने, सबने छोड़ा। नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हारे 50 सबके होते। मैं जज ही यही कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, मैं 4 मॉक टेस्ट लेके यही जज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगला मॉक भी इसीलिए ले रहा हूँ। मैं जज करना चाहता हूँ जो बच्चा मेरे यहाँ पर 50 लेके जाएगा वो 100% 50 पेपर में होंगे, उसके उससे नीचे नहीं होंगे। बट अगर जिसके बच्चे के पेपर यहाँ पर अगर 30, 35, 40 है ना, तो वहां पर 2, 4, 5 बढ़ सकते हैं, या 2, 4, 5 घट सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा को कोई चांस नहीं है। ये सोचो कि यहाँ पर 30, 35, 40 आ रहे हैं तो वहां पर 70 आ जाएंगे, इतना फर्क नहीं आ सकता, 2, 4, 5 का ही फर्क आता है, वो भी कभी। और क्या पता घट भी जाए, क्योंकि पेपर का कोई पता
नहीं है, क्योंकि वहां और स्ट्रेस होता है। ऑब्वियस आप मेरे सामने बैठे हो तो स्ट्रेस कम है, वहां और स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का ही तो गेम है सारा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था क्लास में मैंने पहले भी, जब मैंने टीवीएम रिवाइज कराया था। इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट एक क्वेश्चन टीवीएम में पढ़ना सीख जाओ। स्टेटमेंट कई बार बहुत क्वेश्चन वो स्टेटमेंट से डालता है, इसलिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओ। इफेक्टिव बता चुका हूं। अब ये देखो, अब इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए रेगुलर और ड्यू का। रेगुलर किसको बोलते हैं, ये देख लो लिखा हुआ है ना, एंड वाले को हमेशा रेगुलर बोलते हैं, फर्स्ट पेमेंट बिग एन्युटी ड्यू वाले को बोलते हैं। थ्योरी में क्वेश्चन डाल देता है, ड्यू किसको बोलते हैं, बिगनिंग वाले को, रेगुलर किसको बोलते हैं, एंड वाले को। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू तुम्हें पता है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने क्लास में बताए थे, एक ये वाले, ये टर्म्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये तीन चार क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे। ये देखो लॉन वाला आ गया ना, ये वाला लॉन वाला, एक एक क्वेश्चन कर लो, मैं ये नहीं कह रहा सारे करो। एक ये लीज पे लेना है या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लीज पे लेना है या नहीं। एक क्वेश्चन पक्का निकालता है उसमें से, लीज पे लेना है या नहीं, शुड बी परचेज, शुड बी नॉट परचेज। ये तुम्हें आने चाहिए, ये तुम्हें बिल्कुल बेसिक से आने चाहिए। और करा रखे हैं, 10 10 बार करा रखे हैं, जिसको डाउट लगे भैया वो दोबारा लेक्चर सुन लो पीछे वाले, एक एक चीज कराइए। शुड बी परचेज और शुड नॉट बी परचेज, ये इंपॉर्टेंट है। सिंकिंग फंड कर सकते हो ज्यादा, इतना मैं हाईएस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहता इसको, पर लीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये देखो, बॉन्ड वाला भी बताया था मैंने करके। परपीचुअटी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आसान होता है परपीचुअटी। 3,000 रुपये मुझे मंथली चाहिए, अगर मंथली चाहिए तो मंथली इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, पूरा टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट। उसके बाद ये वाला ग्रोइंग वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम भी दिया था मैंने पेपर में बच्चों को, कई बच्चों का गलत था, कईयों का ठीक था। एनपीवी करके जाओगे, एनपीवी और ये आपके पास सीएएफ, ये दोनों क्वेश्चन करके जाओगे, पिछली बार 2 बार से डल चुके हैं ये दोनों तीनों क्वेश्चन करके जाओगे। ठीक है। और बस इसमें और कुछ है ही नहीं, बस यही फॉर्मूले हैं आपको, और कुछ ज्यादा करना ही नहीं। मतलब 8 नंबर में क्राइटेरिया, एसआई पूरा पढ़ना है, एसआई का फॉर्मूला पढ़ना है, सीआई का फॉर्मूला पढ़ना है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक कई बच्चे सोचते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं पूछ रखा, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रखा, अरे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। एन्युटी में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, अब है क्या, मैंने कहा मेरे को 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, तो ऑब्वियस है अमाउंट पता लग गया 10,000। पी नहीं पता, 1 + i उसकी पावर n, बस उधर ले जाओ, पी पता लग जाएगा। ये है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी अलग चीज है, प्रेजेंट वैल्यू अलग चीज है, दोनों में फर्क है। तो ये थोड़ा सा कंसिडरेट करके चलना है कि दोनों में फर्क है। तो बैलेंस करके चलो बच्चों, 8 नंबर में भी आपके पास हर चैप्टर में, तभी बोल रहा हूँ सारे चैप्टर करते हैं, अगर सब में से 3 3 4 4 लपेटोगे ना कि हाँ इसमें से मुझे ये आता है, तो क्या पता तुम्हारा तुक्का लग जाए, लक अच्छा हो तो तुम्हारा वो चैप्टर में से वही क्वेश्चन सेम पूछ लेते जो बिल्कुल आसान हो। तो ये मैं ये भी बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर अगर 60 नंबर का पेपर सेटअप करता है ना, 100 में से 60 ऐसा सेटअप करेगा जो बिल्कुल इजी भी होगा, थोड़ा थोड़ा इजी, जो बेसिक्स कंसेप्ट पे भी होगा। तो कई बार क्या होता है, तुमने सोचा कि मैंने यार ये चैप्टर छोड़ना है, मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता, मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे ये छोड़ना है, छोड़ दो। क्या पता 2 नंबर इतने आसान वहीं से डले होंगे, फिर रोगे, 58 आ जाए आएंगे, 48 आएंगे, पछताओगे। 2 नंबर पीछे ऐसे ही तुम्हें 198 पे लाके खड़ा कर देगा। इसलिए बोल रहा हूँ आसान को कवरेज साथ में करके चलो। रिवीजन के टाइम हमेशा आसान कवर करना चाहिए, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मुश्किल का तरीका होता है आपका माइंड डेवलप करने का, पर रिवीजन के टाइम पे आसान डेवलप करोगे। करो ये वाला चैप्टर इस तरीके से। अब डायरेक्शन टेस्ट में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अब इसमें भी क्वेश्चन है। सन डायरेक्शन से अलग क्वेश्चन है, मैंने आपको डायरेक्शन टेस्ट कराते वक्त 4 तरह के क्वेश्चन कराए थे, आपने भी वो चारों तरह के टाइप्स ट्राई करने हैं। सबसे पहला नॉर्मल डायरेक्शन पूछे होंगे, आप नॉर्थ में पहुंच गए, साउथ में पहुंच गए, फिर डिस्टेंस पूछा होगा, डिस्टेंस के साथ है। महान हस्ती थे पिछली बार, 10 मीटर चला बंदा, इधर 12 मीटर घूम रहा है। 12 मीटर घूमने के बाद भाई साहब वो बंदे नॉर्थ में बता रहे हैं उसको आंसर में, ये नहीं देख रहे कि वो 2 मीटर आगे चला गया भैया, डायरेक्शन बदल गई उसकी अपनी स्टेज से। यही चीज भी इंपॉर्टेंट है भैया, वो घुमाएगा इस टाइप से क्वेश्चन में, वो तुम्हारे को घुमाने के लिए ही तो आया। वो यार वो 20 90% से ऊपर वाले बच्चे हैं, सारे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, सबने कोचिंग रखी है, सबने 50 50 हजार रुपए फूक के, तब भी वो 6 6 महीने पढ़े हैं, क्योंकि जो 90 से ऊपर होता है वो होते ही रट्टू होता है यार, सारे के सारे, वो खाली बिल्ले बैठने वाले बच्चे होते ही नहीं, वो तो सारा दिन लगे रहने वाले बच्चे होते हैं। तब भी वो सीए फाउंडेशन में बाहर कर देते हैं, उनको पता है जिनसे रट्टे वाले बाहर करो, जिनसे पढ़ने वाले आके करो। और उसके बाद नहीं तो इंटर में फंसा देते हैं, जिसके 200 दिया उसको इंटर में लेके घूमते रहते हैं 2 साल 4 साल 5 साल। जिसको 200 250 देते हैं ना, वो इंटर में लेके घूमते
रहते हैं जो उनसे, जैसे आप पूछ लेना, जो उनसे सेकंड अटेम्प्ट में पास होते हैं वो मसा 200 में पास हुए होते हैं। पूछ लेना मेरी बात को, आपके लिंक में जितने भी बच्चे हो पूछ लेना, 200 में मसा आए होते हैं उनके, 201 202। पर जिसके पहले अटेम्प्ट में 270 आ गए ना वो, या 300 आ गए, तो वही इंटर सीधा जाता है। नहीं तो वो जाता ही नहीं इंटर, वो 200 में लुढ़क रहा होता है, फिर वो इंटर में 4 अटेम्प्ट लगा रहा होता है, 5 लगा रहा होता है, 6 लगा रहा होता है, उसका सीए बनने में 10 साल लग जाने हैं, उसके फायदा क्या उसको। इसलिए बोल रहा हूँ अपने माइंड को अभी से शार्प करके चलो। बार बार डायरेक्शन टेस्ट में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट वाले सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से करके चलने, अच्छे ढंग से, मतलब आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस कहाँ है, कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ है, बहुत ध्यान से। इसके में आज से स्ट्रेटजी बनानी सीख लो, स्ट्रेटजी से ही पढ़ा जाता है बच्चों। आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, और स्ट्रेटजी यही है, पहले आप क्वेश्चंस को डायरेक्शंस देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस है इसमें मैंने आपको बताया था, माइल्स वाले क्वेश्चन, सन वाले डायरेक्शन, एक मैंने उल्टा लटकने वाला क्वेश्चन बताए थे, 2 3 क्वेश्चन उल्टा लटकने वाले भी। रीजनिंग में सबसे ज्यादा फोकस तुम इसके क्वेश्चंस पे करोगे जो बुक में दी है। मेरी बात तुम्हें अजीब लगेगी, सर स्कैनर का क्वेश्चन रीजनिंग के, हाँ कर लो अपने लिए कर लो, करने हैं तो करने ही पड़ेंगे, पेपर में जो आए हैं वो थोड़े बहुत कर ही सकते हो, बट रीजनिंग में फोकस किसके ऊपर करोगे, बुक के चारों टाइप्स के क्वेश्चन पे, चारों टाइप्स के क्वेश्चन पे, एक एक सब में से मिलेगा। डायरेक्शन टेस्ट ये नहीं है कि सारा एक ही तरह के क्वेश्चन डाल देगा, सारे उल्टे लटकने वाले क्वेश्चन डाल देगा, नहीं, सन वाला भी डालेगा। मैंने आपको याद हो 12 कमान वाला क्वेश्चन डाला था लास्ट अटेम्प्ट में, ऐसे ही डालता हूँ मैं इसी तरीके से सीरीज में पेपर सेट कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने रख रहा हूँ आज सारी बात, क्योंकि तुम्हारा ये सेकंड सीरीज है, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए ताकि तुम्हें पता हो ताकि पेपर करना कैसे। तो डायरेक्शन टेस्ट में नॉर्मल डायरेक्शन टेस्ट, फिर उसके बाद सन वाले क्वेश्चन, उसके बाद वेज वाले क्वेश्चन, फिर उल्टा लटकने वाले ये क्वेश्चन, ये 3 4 तरह के क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, ये डायरेक्शन टेस्ट में करना है। अच्छा, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में आप कहोगे सर रीजनिंग तो हम अपने आप कर लेंगे, नहीं कर सकते, तुम नहीं सुनते मेरी बात को। ऑड मैन आउट अलग से एक क्वेश्चन आएगा आएगा, पक्का है ऑड मैन आउट का एक क्वेश्चन। लेटर सीरीज ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट सीरीज, और उसके साथ साथ मिसिंग नंबर्स, ये 4 कंसेप्ट हैं इसमें, इससे चारों से क्वेश्चन बनता है। तो तब तुम्हारे दिमाग में ये चारों पता होने चाहिए तुम्हें कौन कौन से हैं। तुम तो पहले क्रिस्टल क्लियर करके क्वेश्चन कर करके देखते रहेंगे, फिर जब नहीं निकलेगा तुम्हें ये भी नहीं पता होता ऑड मैन आउट का क्वेश्चन कौन सा और मिसिंग का कौन सा है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने पेपर में इस बार देख लेता, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें पता लग जाएगी ऑड मैन आउट का क्वेश्चन कौन सा और मिसिंग का, ढूंढ नहीं पाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा मिसिंग का कौन सा और ऑड मैन आउट का कौन सा है। ये भी कंफ्यूजन है, इसलिए ये चीज चारों अलग अलग करके जानी है। लेटर सीरीज हमेशा, अल्फाबेटिक सीरीज अलग, किसका कौन सा कोडिंग बनती है, आज दोनों कोडिंग गलत कर रखी है। ये सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के अंदर, अलग अलग समझ के चलोगे इस चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन ट्राई करके चलोगे। अल्फाबेटिक सीरीज है, लेटर डी कोडिंग, कोडिंग वो भी उसमें से भी एक नंबर क्वेश्चन है, उसकी दिक्कत है एक एक नंबर देगा सब में से, वो बदल नहीं सकता, ये नहीं कोडिंग डी कोडिंग के चारों क्वेश्चन डाल दे नंबर सीरीज में से और कुछ ना डाले, ओड मैन आउट डाले, ऐसा नहीं हो सकता यार। वो डालेगा ओड मैन आउट, उसको टॉपिक पता है तो उसने डालना है, उसकी मजबूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ ये नंबर सीरीज डी कोडिंग कोडिंग हर कोई इसके क्वेश्चन एक बार ट्राई करेगा, और ओड मैन आउट के, बस इसमें से यही करना है। अब आ जाओ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में तुम सबको पता है, मेरे को सारे आते हैं, सबको सबको लगेगा मैं यार इस चैप्टर को तो क्यों पढूं, पढ़ना है। सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस करते हो, हाउ डी इज रिलेटेड, ए इज रिलेटेड, पिछली बार हर बच्चा गलत करके गया वो क्वेश्चन, उनको ये नहीं समझ में आया किससे किसका रिलेशन पूछा है, वर्ड बदलता है वो, ये बात बहुत ध्यान रखना, वर्ड बदलता है। मैंने कई और बच्चे पेपर को देखा है, रीजनिंग में क्वेश्चन 20 नंबर भी अगर किसी के ठीक होते ना, फॉर एग्जांपल त्रिशा, तूने रीजनिंग के 4 टेस्ट दिए हैं और रीजनिंग में तुझे हर बार नंबर पूरे आए, उस दिन क्या हुआ तेरे को, 20 नंबर की रीजनिंग थी, तो 17 पे कैसे पहुंच गई। 20 तो आने ही चाहिए थे, बाकी ऐसा कि पूरे मैथ में से तुझे कुछ भी नहीं आता था, रीजन, यही रीजन है, मेरी बात सुनो, तुमने रीजनिंग में भी गलत की है, तभी तुम्हारे गलत हुए हैं, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। सबके टेस्ट में रीजनिंग में तो पूरे पूरे आते थे, पुनीत के 30 कैसे पहुंच गए, रीजनिंग में तो इसके पूरे पूरे आए हैं, कभी आज तक गलत आए ही नहीं। रीजनिंग भी मुश्किल नहीं थी, रीजन सारे क्वेश्चन बनते थे। अभिषेक मित्तल रीजनिंग में क्वेश्चन 53 कैसे बने, रीजनिंग में तो तेरे और नंबर आ जाने चाहिए थे, मैं वही बोल रहा हूँ। ब्लड रिलेशन में ध्यान से, हाउ डी इज रिलेटेड ए, हाउ ए इज रिलेटेड डी की लाइंस में कंफ्यूजन डालता है वो, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, ये खतरनाक लाइंस है। और दूसरा ब्लड रिलेशन के अंदर जो सबसे बड़ा पी इंटू क्यू वाले वो इक्वेशन वाले, पी इंटू क्यू का मतलब मदर है, पी इंटू बी डिवाइडेड बी, बी का मतलब ब्रदर है, इसको बस सिंपल है, एक्स और वाई का मतलब ही तो ये है, ये इसका ब्रदर है ये इसका सिस्टर है, इसको समझ के एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखो, हो जाएंगे ना, हो मुझे पकड़ लेना।
और वो क्वेश्चन हुए हैं बच्चों के, वो क्वेश्चन बहुतों ने गलत किया है, तो इसलिए ब्लड रिलेशन में ये चीज बहुत मैटर करती है बच्चों। इसलिए ब्लड रिलेशन ही प्रैक्टिस करोगे नई लेवल से। अगर तुम्हें लगता है ना, देखो मैं अपनी लास्ट इस कमेंट के बाद लास्ट वीडियो आपके, उसके बाद मैं मैथ्स की बात करूंगा। मैम डालते तो मैं डाल देते, नहीं तो मैं डाल दूंगा। मेरी एक बात को फोकस करना, जो चीज 20 नंबर की है, अगर मैंने उस पे रीजनिंग 20 नंबर की 4 घंटे नहीं दिए ना, या 5 घंटे नहीं दिए, एटलीस्ट 5 आवर्स देने जरूरी है रीजनिंग के। अगर पेपर की तैयारी करने से पहले जा रहे हो, आ रहे हो 26 से पहले, तो इसका मतलब तुम्हें 20 में से 20 नहीं मिलने वाले। इसलिए तो 20 के 20 तैयारी करनी ही पड़ेगी तुम्हें। 5 5 घंटे इस पे, एक एक घंटा सारे चैप्टर्स पे लगाने को। तुम्हें आता है, ये कॉन्फिडेंस है तुम्हें, बट फिर भी रिवाइज करोगे क्योंकि गलती होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर धोनी ये सोच के मैच खेलने चला जाए ना, तुम्हारा कोहली, कि मैं तो प्रैक्टिस ही नहीं करता, मुझे तो मैच खेलना आता है यार, 100 नंबर में हर बार ही ले जाता हूँ, भैया वहीं डूब गया वो। ये सबसे बड़ी गलती। हर, मान लो तुम, ये है मैथ्स तुम्हारा पूरा क्यूए, इसमें तुमने हर एक को वेटेज देनी है। मैं अपने, मान लो तुम्हारे दिन में 24 घंटे है ना, तो दिन में 24 घंटे, 8 घंटे मैथ पे, 8 घंटे स्टैट्स पे, 8 घंटे रीजनिंग पे। अगर 20 नंबर की है, 20 नंबर की है, तो इसको 4 कर लो, बस इस पे 10 10 कर लो। मतलब ऐसे डिवीजन देना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पे फोकस, इस पे 20 घंटे, इस पे दो, इस पे दो, पक्का नंबर गए। फिर जो तुम्हें आता है वो भी गलत, और जो तुम्हें जो करके गए हो वो तो तुमसे होना ही नहीं। बस वहां डूब गए तुम। बस ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, सारे चैप्टर्स के अच्छे ढंग से बना के देखो। और ब्लड रिलेशन में ये जरूर करना, सारे ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस 1 1.5 घंटे में जरूर देखना, बुक वाले ही देख लेना, नहीं तो अगर तुम्हें लगे तो ये ए पी क्यू वाले जो मैंने बताए हैं, ये भी देखना। आ जाओ अब सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट में सुनो, दो तरह की सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर और नॉन सर्कुलर। अब इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है, इमीडिएट राइट क्या होता है, राइट में क्या होता है, इमीडिएट राइट में क्या होता है, तुम्हें आता है, मुझे पता है, करोगे जरूर। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, कई बच्चों के, दर्शक के दिमाग में होगा, कई बच्चों को लगेगा मुझे रीजनिंग आती है यार, मैं तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं और चैप्टर पे ध्यान लूं। बहुत बड़ी गलती। हम वही मार खाते हैं बच्चों जो हमें आता होता है। ये मेरी बात याद रखना। आप पेपर की जब प्रिपरेशन करने बैठते हो, तो हर चीज पे आपकी नजर घूमनी चाहिए, हर बार कुछ नया सीख के जाओगे। मैं पढ़ाता हूँ, हर साल कुछ सीखता हूँ बच्चों, हर साल मुझे कुछ सीखने को मिलता है। अदरवाइज तो नेचुरल सी बात है, मैं एक ही बार पढ़ा हुआ, मेरे को आज से 10 साल वही टेप रिकॉर्ड बन के बताता रहूंगा। दुनिया के सारे टीचर्स हैं, सुबह +2 शुरू हो जाएंगे, सारा दिन पढ़ाते रहेंगे, उनको कुछ नहीं आएगा। हर बार पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट आपको इमीडिएट लेफ्ट भी पता होना चाहिए, इमीडिएट राइट राइट भी पता होना चाहिए, फेस डायरेक्शन में भी पता होना चाहिए, जब आमने सामने बैठते हैं। बुक अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे वो पता होने चाहिए, सर्कुलर पता होना चाहिए। ये है सर, ये है 4 5 तरह के क्वेश्चन, इसमें ये 4 5 बनते हैं, बुक अरेंजमेंट, सर्कुलर टाइप के क्वेश्चंस, फेस डायरेक्शंस, कौन किसी के फेस डायरेक्शन में जाएगा तो वो अपोजिट हो जाएगा, पक्का बोलता हूँ बेसिक क्वेश्चन आपको जिता के जाता है इसमें। तो ये जरूर पढ़ना है। और डायरेक्शन में इमीडिएट राइट कौन सा होगा, इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, ये मतलब 3 4 टाइप्स के क्वेश्चन है। अब तुम्हें लगा सर ऐसा थोड़ी होगा कि ये टाइप के क्वेश्चन ही देगा, देखो मैं यहाँ आईसीआई दिखाता हूँ तुम्हें, लिखा है ना उसने लीनियर अरेंजमेंट, लिखा है ना उसने टाइप 1, और टाइप 2 में फिर वो सर्कुलर लिख रहा है। जब वो लिख रहा है तो सर्कुलर डाल कम रहा है आज तक, बट लिख रहा है ना, जब वो खुद लिख रहा है तो वो उसी टाइप के क्वेश्चन बनाता है। पेपर की कुछ कंडीशंस हैं, ये मेरी बात समझ लो। तो इसके लिए वो तीनों चारों डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, तीनों चारों तरह के सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता होने चाहिए। और सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ऑपोजिट किधर किधर घूमते हैं, लेफ्ट की तरफ घूमते हैं, राइट की तरफ घूमते हैं, क्लॉकवाइज, एक बार रीड जरूर करना, तब जाके आपका रीजनिंग कंप्लीट होगा।